हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमए पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था 2021 में 26 सितंबर को। तो इसका हम विद आंसर यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले बता दें कि आपका 2 घंटे आपको ये पूरे 400 नंबर के यानी कि 100 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपका जो है वो 4 नंबर का है और वहीं -1 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और टोटल आपका ये एनटीए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है, सभी एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज आपको पता ही होगा। और -1 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है जी? 4 नंबर का। और टोटल आपका 400 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर होता है। तो देखिएगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क्स ने उदार अर्थशास्त्रियों से कौन सा सिद्धांत ग्रहण किया था? तो ए बी सी डी, देखिएगा 4 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अलगाव का सिद्धांत, श्रम का मूल्य सिद्धांत या डी लोकतंत्र का सिद्धांत। तो देखिएगा, श्रम का मूल्य सिद्धांत, कार्ल मार्क्स ने उदार अर्थशास्त्रियों से ये सिद्धांत ग्रहण किया था। ठीक है, और देखिएगा दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा 4 लाइन दे रखी हैं। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि इन चारों लाइनों में से कौन कौन सी लाइन सही है, सारी सही है या ए या बी सही है। तो इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, इन सब लाइनों को हम पढ़ लेते हैं, जितने भी ये वाक्य हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, कह रहा है कि जर्मन शक्ति का उदय प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। ठीक है, तो ये भी देखिएगा लगभग सही है। अगला है कि कैसर विल्हेम सेकंड की बैडोल कूटनीति प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। तो ये भी देखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो उसमें जरूर ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और अगला इसमें पॉइंट है कि जर्मनी की सैन्यवादी विचारधारा जिसने आक्रामक युद्ध को महिमा मंडित किया और प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। और अगला पॉइंट है कि पूंजीपति वर्ग का संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के कारण बना। तो देखिएगा, इसमें मेरे हिसाब से तो ये सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। और इसमें जो दे भी रखा है, देखिएगा डी ऑप्शन सभी सही हैं। तो ये लगभग सभी आपके सही हैं। ठीक है, सारे ही सही हैं। तो डी ऑप्शन एकदम 100% इसका सही है, सारे सही हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि नीति विज्ञान की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा तैयार की गई? तो बताइए, हार्वर्ड साइमन के द्वारा, चार्ल्स ई लिंडब्लॉम के द्वारा या हैरोल्ड लासवेल के द्वारा या जेकेल डोर के द्वारा। तो देखिएगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, यानी कि हैरोल्ड लासवेल के द्वारा नीति विज्ञान की अवधारणा पहली बार इनके द्वारा ही तैयार की गई थी। ठीक है, और देखिएगा चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो दूसरे पार्ट पे है। हाँ, ये रहा। तो देखिएगा, इसमें है कि डुवेर्जर रिकर मॉडल निम्न में से किसके बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है? तो ए मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में, बी चुनाव प्रणाली और जाति संगठन में, और सी पार्टी प्रणाली और चुनाव प्रणाली में, और डी संघवाद और पार्टी प्रणाली में। तो देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है वो एकदम आपका सी ही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पार्टी प्रणाली और चुनाव प्रणाली एकदम इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, पार्टी प्रणाली और चुनाव प्रणाली। क्योंकि पार्टी सिस्टम और इलेक्शन जो हमारा सिस्टम है उसी के बारे में डुवेर्जर रिकर का मॉडल है, संबंध स्थापित किया है आपस में। अगला 5वां क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर सम्मिलित करने हैं आपको ये पॉइंट कि किसका किससे मिलान है। ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा दे रखा है, पहले मैं आपको ये अब कम जूम करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। हाँ, तो देखिएगा, इसमें कह रहा है 5वें क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है और यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, और 5वें में आपको मैं बता दूं तो इसमें दिया है कि मंडल का जो हमारा मंडल की जो थ्योरी है वो किसके साथ सेट बैठती है? इसमें जयप्रकाश नारायण के साथ, कौटिल्य के साथ, जियाउद्दीन वर्नी के साथ या विवेकानंद। भाई जाहिर सी बात है, मंडल थ्योरी किसकी थी? ये कौटिल्य की थी। ठीक है, तो एक के साथ किसके साथ कॉम्बिनेशन बैठेगा? दूसरे के साथ। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें शुरू में ही दूसरा ऑप्शन दे रखा है? तो बी और सी और डी। ठीक है, तो अभी तक तो देखिएगा तीनों चलते आ रहे हैं। अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत देखिएगा किसने दिया है, तो वो आपको मिलाना है। तो ये देखिएगा विवेकानंद का है। ठीक है, वेदों की और लोटो। ठीक है, किसने? विवेकानंद ने कहा ना, तो इससे ही आप समझ लीजिए वहां पे। तो ये आपका हो गया। और देखिएगा ये किसमें ऑप्शन है, ऐसे अब मिला लीजिए, क्योंकि ये तो 2 तो 100% श्योर हो गए ना। तो देखिएगा सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, क्योंकि सी में हमारे दोनों मिल गए हैं और बाकी में तो आगे पीछे हैं, सब में 2 मिल गए हैं और बाकी के तो दोनों तो सही हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन। और देखिएगा आ गया सप्त क्रांति। अब देखिएगा सप्त क्रांति किसका था? जयप्रकाश नारायण की थी सप्त क्रांति। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वो जब इंदिरा गांधी के काल में इमरजेंसी लगी थी उस दौरान। ठीक है, और फतवा जहांदारी किसकी है? जियाउद्दीन वर्नी की। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। 6वां क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल मॉडल की विशेषता नहीं है?
तो देखिएगा इसका आंसर ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा है। सल मॉडल की विशेषता नहीं है संस्थागत भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, नियम निष्ठता और वास्तविक व्यवहार और औपचारिक अपेक्षाओं के समान है। तो सल मॉडल की विशेषता नहीं है, कह रहा है कि कौन सी नहीं है, और सारे इसमें हैं, कोई एक नहीं है बस, ठीक है। तो छठे का ऑप्शन डी है, बस ये नहीं है कि वास्तविक व्यवहार और औपचारिक अपेक्षाओं के समान हैं। तो ये सल मॉडल की विशेषता नहीं है। संस्थागत भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और नियम निष्ठता, ये सारी सोल मॉडल की विशेषता हैं, ठीक है। और इसका सही ऑप्शन डी है। और देखिएगा इस पर लिखा भी हुआ है कि 26 सितंबर 2021 में कंडक्ट हुआ था एग्जाम एनटीए के द्वारा। 7वां क्वेश्चन जो है इसे हम लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है किस विचारक ने निम्नलिखित कथन दिया जो असमान है और वह समानों को दिए जाना चाहिए। मतलब कि कह रहे हैं कि किस विचारक ने निम्नलिखित कथन दिया जो कह रहे हैं कि असमान है वह समानों को दिया जाना चाहिए और भिन्न उनको जो समान है वह यह प्रकृति के विपरीत है। तो ये किसका सिद्धांत है? तो ये देखिएगा आपका अरस्तु की ही थ्योरी है, या अरस्तु ने ही कथन दिया है मतलब। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें यही कह रहे हैं कि जो लोग असमान हैं वह समानों को दिया जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें आगे कह रहे हैं कि और भिन्न उनको जो समान है यह प्रकृति के विपरीत है, ठीक है। जो अलग हैं वो प्रकृति के विपरीत हैं। तो इसका अरस्तु सही ऑप्शन है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा आपकी टेबल टू टेबल मिलानी है, मतलब कि सूची से सूची मिलानी है, इसमें सूची 1 से सूची 2। तो इसमें देखिएगा वही है 8वें क्वेश्चन में इस तरह से ही बता रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन जरा मुझे दिखाने पड़ेंगे आपको सबसे पहले। तो देखिएगा ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो आप अपने फ़ोन की ब्राइटनेस जरा मजबूत कर लेना, ठीक है। ये लीजिए। तो देखिएगा इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यह है लड़का है। तो ये जो थ्योरी है किसके साथ फिट बैठती है? तो इसमें से ना ये 1952 में एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया टेलीग्राफ जो हाइड्रोजन बम के दुनिया के पहले परीक्षण की सफलता की पुष्टि करता है। तो ये ऑप्शन इसके साथ सही बैठता है, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है इसमें सी में जो दे रखा है ना, सी में थर्ड ऑप्शन कि सी का जो है ए का थर्ड ऑप्शन सही है, ए का थर्ड। तो देखिएगा जो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन है 8वां, हाँ इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, क्योंकि सी में जो ए के साथ थर्ड ऑप्शन सही बैठेगा और बी में कौन सा बैठेगा फर्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अनुशासन जैसा आंशिक रूप से बनाया गया है वह हर चीज़ के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जो महिला नहीं है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है, ये जो थ्योरी है ये जेन टिकनर की है, हाँ जेन टिकनर ही सही ऑप्शन है। अगला देखिएगा दे रखा है विषम लैंगिक मैट्रिक्स। देखिएगा ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया है मतलब, और इसके अंदर अंदर से अंदर घुस के 4 आपको मिलान करने हैं, और इसमें 1 पॉइंट से पता है तब भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें कम से कम 3 पॉइंट तो आपको सही पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें सी ऑप्शन में कह रहा है कि विषम लैंगिक मैट्रिक्स, विषम लैंगिक मैट्रिक्स जो है ये आपका सेंथिया वेवर, इससे आपका ये मिलेगा, ठीक है। और डी ऑप्शन है शांति और सुरक्षा को बनाए रखने बढ़ावा देने के सभी प्रयासों में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है, और ये आपका डी चौथे से ही मिलेगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प, ठीक है। पार्थ चटर्जी ने अपनी पुस्तक द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्रीज में राष्ट्रवाद के निम्नलिखित में से किस विद्वान के साथ अपनी असहमति व्यक्त की है, ठीक है। राष्ट्रवाद में कह रहे हैं कि निम्नलिखित जो विद्वान के नाम दे रखे हैं उसमें किसके साथ अपनी असहमति मतलब कि उसका समर्थन नहीं किया है? एंथनी स्मिथ और अर्नेस्ट गैलनर और बेनेडिक्ट एडरसन और एली कैडरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, यानी कि बेनेडिक्ट एंडरसन, ठीक है। और 10वां जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि बंगाल विभाजन के समय लिखे गए राजनीतिक पैम्पलेट पत्रक यानी कि भवानी मंदिर से किस भारतीय विचारक का संबंध है? तो देखिएगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट से पूछा है, 10वां क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं श्री अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका श्री अरविंदो है, ध्यान रखना, ठीक है। तो श्री अरविंदो भवानी मंदिर याद रखना अरविंदो से है जुड़ा हुआ, ठीक है। और 11वां क्वेश्चन है, इसमें भी देखिएगा टेबल है। तो देखिएगा इसको ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसी में बच्चे का बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, टेबल जो मैच करनी होती है, ठीक है। सूची 1 से सूची 2 मिलाओ। तो इसमें देखिएगा चेस्टर बर्नार्ड का जो थ्योरी है वो किसके साथ मिलेगी? वो देखिएगा ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसमें चौथे से मिलेगी द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ए का 4th ऑप्शन सही है, ठीक है। और 4th किस में लिखा हुआ है डायरेक्टली,
और बी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि बाकी के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हमने सही आपको बता दिया तो सारे सही है, क्योंकि ए के साथ चौथा किसी में भी नहीं मिल रहा है ना, वो आप देखोगे जब ऑप्शन में, तो इसलिए। अब बी का कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड है। तो हार्वर्ड साइमन का सिद्धांत किसके साथ बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के साथ, ठीक है। और आपका सी है डिवाइट वाल्डे, देखिएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे। तो इसमें से आपका सेकंड बनेगा आइडियाज़ एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मार्शल डिमॉक फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो ये देखिएगा बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, ये याद रखना। 11वां 12वां क्वेश्चन में भी देखिएगा टेबल है, तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं वो अब यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा अच्छे से। ऐसे विद्वान ये पूछ लेता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी। अब क्योंकि जो ऑनर्स के बच्चे उन्होंने पढ़ा है, और जो मैं जैसे बी प्रोग्राम हमने करी है, तो हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है इनके बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। 12वां क्वेश्चन है, इसमें भी टेबल 1 को टेबल 2 के साथ मैच करना है आपस में, जो आगे पीछे हो रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कंटीजेंट फाउंडेशन, तो ये थ्योरी किसके साथ मैच खा रही है, ये देखिएगा, ये फ्रैंक कोइस, ठीक है, ये लियोटार्ड, इनके साथ ये मैच खाएगी। और ए का मतलब इसमें ए में किसके साथ है, सेकंड के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए का सेकंड के साथ कॉम्बिनेशन बनना है, तो डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी जो ऑप्शन है इसमें कि नीचे दिए विकल्प को उत्तर चुनना है, तो डी ऑप्शन सही है। और अगले का जो है तीसरा मिलान होगा, जेंडर एंड परफॉर्मेंस, इसका तीसरा सही है, यानी कि जूडिथ बटलर, ठीक है। अगला जो है इसमें कल्चर इंडस्ट्री, ये किसकी है कल्चर इंडस्ट्री, ये है जी आपकी, इसमें कह रहे हैं कि थियोडर अडोर्नो और एंड मैक्स हॉरकोइमर, ठीक है, हार्केइमर पढ़ेंगे इसे। तो ये है इसका सही आंसर डी। और 13वां जो क्वेश्चन है, वेस्टफेलिया एक, तो देखिएगा इसमें से यही चुनना है कि कौन सी लाइन सही है कौन सी नहीं है, या सारी सही है, जो भी है, ठीक है, तो पढ़नी पड़ेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन का लेवल आपको ये बता रहा होगा कि भाई जो लेवल है वो किस तरह का है। इसमें डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चनों की संख्या दी है, तो ऐसी भी संख्या ज़्यादा दी है कि मतलब समझ रहे हो कि एक क्वेश्चन पे बच्चे को टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा इसमें, कि कौन सा सही वाक्य है कौन सा नहीं है। तो अरे 2021 का है, 26 सितंबर का क्वेश्चन पेपर। वेस्टफेलिया एक यूरोपीय व्यापी समझौता नहीं था बल्कि एक स्थानीय मामला था, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि वेस्टफेलिया एक यूरोपीय व्यापी समझौता नहीं था बल्कि एक स्थानीय मामला था। वेस्टफेलिया ने फैसला सुनाया कि प्रत्येक क्षेत्र 1 जनवरी 1624 को जो धर्म है वही बनाए रखेगा। वेस्टफेलिया इन मुद्दे के बारे में सोचने का एकमात्र प्रारंभिक बिंदु है। 1890 के दशक में वैश्विक व्यवस्था को व्यापक रूप से उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद या उदार एकजुटता के लेंस के माध्यम से समझा गया था। तो इसमें देखिएगा कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, या सारे ही सही हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो 13वें का देखिएगा, वैसे सी ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि इसका जो है ए और बी ही सही है, सी और डी गलत हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ए और बी ही सही है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन में दे भी रखा है, केवल ए और बी, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैच ऑल पार्टियों के अर्थ में सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, कैच ऑल पार्टियों के अर्थ को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन दे रखा है, वे दल जो सदस्यता के विस्तार और व्यापक चुनावी आधार के निर्माण पर जोर देते हैं, और अगला कह रहे हैं कि वे दल जो अपने वैचारिक बोझ को कम करते हैं और मतदाताओं की अधिकतम संभव संख्या को अपील करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन ही सही है, कैच ऑल पार्टियों का अर्थ इसी से सबसे अच्छी तरह दर्शा रहा है, ठीक है। तो वे दल जो अपनी वैचारिक बोझ को कम करते हैं और मतदाताओं की अधिकतम संभव संख्या को अपील करते हैं। जिन दल का प्राथमिक कार्य बड़ी संख्या में वोट हासिल करना नहीं, ये भी नहीं है, ऐसी पार्टियों जो केवल जनता की चिंताओं का जवाब देने के बजाय उसको संगठित करना, शिक्षित करना और प्रेरित करना चाहती हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, वे दल जो अपने वैचारिक बोझ को कम करते हैं और मतदाताओं की अधिकतम संभव संख्या को अपील करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और 15वां क्वेश्चन है, सावरकर से आया है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट मॉडर्न। सावरकर के राजनीतिक दर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पॉलिटिकल फिलॉसफी में पूछ रहे हैं सावरकर की, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है इनका। तो इसमें देखिएगा सारे ही गलत हैं, और इन्होंने जो है सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, कि अपनी पुस्तक हिंदू पदशाही में उन्होंने शिवाजी का शासन एक अंतिम हिंदू साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हुए मुसलमानों के बीच एकजुटता की भावना की भी प्रशंसा की है। और देखिएगा सारे ऑप्शन इनके गलत हैं, ठीक है। सावरकर के बारे में, पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में, ये सभी तो असत्य हैं, केवल इसमें जो है सी आपका सही है।
मेरे हिसाब से सी भी इसका सही नहीं होना चाहिए, इसमें डी दे रखा है ना, डी देखना पड़ेगा पहले। उनका मानना था कि अस्पृश्यता की प्रथा के आलोक में हिंदू समेकन को प्राप्त करना असंभव था और इसलिए उन्होंने इसके विनाश का आह्वान किया। देखिएगा इसका सही ऑप्शन ना करेक्ट एकदम 100% ये डी होगा, ठीक है। तो डी ही इसमें दे रखा है आंसर की में भी, तो डी इसका एकदम ऑप्शन सही है, ठीक है। 15वें का ध्यान रखना, वो मैंने सी को डी समझ लिया था। 16वां क्वेश्चन कवर करना है। 16वें में कह रहे हैं कि विकसित प्रशासन को, अब देखिएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कितने क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले होंगे। विकसित प्रशासन को कार्रवाई उन्मुख लक्ष्य उन्मुख प्रशासनिक प्रणाली के रूप में किसने परिभाषित किया है? कार्रवाई उन्मुख, लक्ष्य उन्मुख और प्रशासनिक प्रणाली के रूप में किसने परिभाषित किया है, वो आपको बताना है, ठीक है। इन पॉइंटों को आप यहाँ से भी याद रख सकते हो कि भाई ये जो थ्योरी है किसने विकसित करी है, या कह रहा ना कि विकसित प्रशासन को जो अच्छा डेवलप प्रशासन कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, वो किसे कहेंगे कि कार्रवाई उन्मुख, लक्ष्य उन्मुख और प्रशासनिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है, तो वो किसने किया है? तो 16वें का एकदम सही आंसर वो डी है, ठीक है। तो डी में क्या दे रखा है? एडवर्ड वेडनर, ठीक है। एडवर्ड वेडनर, देखिएगा ये दोबारा ऑप्शन रिपीट हुआ है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक को अनैच्छिक डेमोक्रेट माना जाता है, ठीक है। अनैच्छिक डेमोक्रेट माना जाता है, तो इसमें 17वें क्वेश्चन में है और इसका सही जो आंसर है वो एकदम आपका जॉन स्टुअर्ट मिल है, क्योंकि अनैच्छिक डेमोक्रेट जॉन स्टुअर्ट मिल को माना जाता है। 18वां क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका सदस्य है भारत? तो इसका इसमें दे रखा है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का, या दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ का, और पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन का, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है, वो आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, देखिएगा ये तो नहीं है, क्योंकि आसियान पूछ रहा है ना, ये आसियान का तो देखिएगा है ही नहीं, भारत आसियान का सदस्य ही नहीं है। प्रशांत कहाँ चला गया ये एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ठीक है, इसका भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो आपका दे रखा है ना इसमें सी पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इसका भारत सदस्य है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रखना है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सदस्य नहीं है भारत, और ना ही आसियान का सदस्य है भारत। आसियान के अंदर वो कंट्री आ गई ना उधर की, जो मतलब कि साइड की है भारत के, श्रीलंका के उधर की साइड की, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्री, जिसमें सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम वगैरह। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो है मतलब जो ग्रुप है आसियान, उसमें भारत नहीं है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन, ठीक है। 19वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि संविधानवाद का उद्भव निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो 19वां क्वेश्चन संविधानवाद के उद्भव से है, तो इसमें आपको बताना है। तो देखिएगा शासक और शासितों के बीच अनुबंध का उदय, शासकों और शासितों के बीच, ठीक है, यानी कि जो राजा है और प्रजा है, या यूँ मान लीजिए, ठीक है, जनता या जो हमारे वो हैं प्रतिनिधित्व करता, तो उनके बीच अनुबंधों के उदय से संविधानवाद का उद्भव हुआ। कृषि उत्पादक में वृद्धि, ये भी गलत। बढ़ता हुआ धर्मतंत्र, ये भी गलत। और अधिनायकवाद का उदय, ये गलत है, ठीक है। शासक और शासितों के बीच अनुबंध के उदय से संविधानवाद का उद्भव हुआ, ठीक है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के लिए महत्वपूर्ण नामकरण है? देखिएगा कौटिल्य की मंडल थ्योरी से दूसरा क्वेश्चन आया है, ठीक है। मंडल थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना कौटिल्य की मंडल थ्योरी। तो इसमें देखिएगा कह रहे हैं कि अरि मतलब कि उनके अनुसार शत्रु राज्य है, और विजिक्सु विश्व विजय का इच्छुक राज्य, ये तो है ही नहीं उनके मंडल थ्योरी में। अगला कह रहे हैं कि उदासी यानी कि तटस्थ राज्य, ये तो हो नहीं सकता उदासी तटस्थ राज्य। और पार्श निग्रह यानी कि दूर का दोस्त, ये भी नहीं। इसका देखिएगा शत्रु राज्य ही अरि, जो इसका सही ऑप्शन है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कौन सा राज्यों के लिए महत्वपूर्ण नामकरण है, वही आपको यहाँ पर बताना था। ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। 21वां क्वेश्चन है कि 1809 में लोकपाल की संस्था को पहली बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? लोकपाल, ठीक है, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसमें देखिएगा आपको पता होना चाहिए, स्वीडन इसका आंसर करेक्ट है। तो स्वीडन ने ही 1809 में लोकपाल की संस्था को पहली बार स्वीकार किया था, ठीक है। स्वीडन, याद रखना, लोकपाल, ठीक है, जांच पड़ताल जब भी आए कुछ भी, डेनमार्क में सबसे पहले स्वीकार किया गया लोकपाल की जो बात हुई, ठीक है, 1809 में। 22वां क्वेश्चन है, लोक का ऐसा कंसनिर्ग कंसनिर्ग नहीं है, कंसर्निग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किसका अग्रदूत था? ठीक है, लोक का कह रहे हैं कि लोक का ऐसे
कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किसका अग्रदूत था? पुनर्जागरण काल का, सुधार का, प्रबोधन का, पूंजीवाद का। ठीक है, तो प्रबोधन सही आंसर है इसका। ठीक है, प्रबोधन सी। एनपीटी और सीटीबीटी देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। और एनपीटी न्यूक्लियर प्रोविजन ट्रीटी, ठीक है, और सीटीबीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा, ये ट्रीटी पूछ ली है जो कोल्ड वॉर के दौरान हुई थी। ठीक है, शांति स्थापित करने के लिए जो वार्ताएं आपने पढ़ी होंगी, SALT 1, SALT 2, LTBT, CTBT और एनपीटी। ठीक है, इसमें CTBT एनपीटी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है और ये चीज़ आपको NCERT में बहुत विस्तार से देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो 23वें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित एनपीटी और सीटीबीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, या कौन से कथन सही हैं, यानी कि एक भी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं। तो देखिएगा, इसका जो ऑप्शन है कि भारत ने ना तो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए और ना ही इसकी पुष्टि की, और कह रहा है कि भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए और लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की। तो देखिएगा, आपको बता दें, भारत ने सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत तो इसमें शामिल ही नहीं था। सीटीबीटी की तो बात ही उधर वाले एरिया की थी वो। ठीक है, कोल्ड वॉर, वो तो नॉन अलाइनमेंट कंट्री में था ना भारत। तो ध्यान रखना कि सीटीबीटी का भारत सदस्य भी नहीं था और हस्ताक्षर भी नहीं करे थे। और भारत ने, इसका ऑप्शन जो है ए एकदम सही है कि एनपीटी पर देखिएगा, ना तो भारत ने हस्ताक्षर किए और ना ही इसकी पुष्टि की। और इसमें ऑप्शन भी दे रखा है केवल एक ही हमारा सही है। जी हाँ, ठीक है, तो 23वें का ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, क्योंकि भारत ने ना तो हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि हस्ताक्षर कर देता तो क्या हो जाता, वो कह रहे थे कि परमाणु अप्रसार संधि की बात करी जा रही है यहाँ पर, कि परमाणु की आप जो है, अगर कोई देश में सदस्य अगर इस पे साइन कर देगा तो उस पे परमाणु अटैक अगर होगा तो उसकी गारंटी हम लेंगे, और अगर उस पर कोई परमाणु बम वगैरह है तो उसको भी हम अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेंगे। तो सोचो, ऐसा कौन देश चाहेगा? कोई भी देश नहीं चाहेगा ना कि भाई हमारे सारे परमाणु बम वो देश रख लेगा, USA रख लेगा, तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो ये गलत थी बात, इसलिए भारत ने इससे इनकार कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता के विषय में किंग जॉर्ज को प्रस्तुत किए गए स्मारक में राजा राममोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसका तर्क के रूप में इस्तेमाल किया गया था? ठीक है, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। कह रहे हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता के विषय पर किंग जॉर्ज को प्रस्तुत किए गए स्मारक में राजा राममोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसका तर्क के रूप में इस्तेमाल किया गया था? ठीक है, तो इसमें देखिएगा, स्वतंत्र प्रेस बेहतर और कुशल प्रशासन में मदद करता है। तो इसका ना ये बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, और बाकी के सब गलत हैं, इसमें मैं उन्हें पढ़ भी नहीं रहा हूं। और इसमें देखिएगा सी ऑप्शन दे भी रखा है मेरे हिसाब से, नहीं देखिएगा, मतलब नीचे का इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, सॉरी। तो इसमें देखिएगा, इधर दे रखा होगा, ये है ना सी, हाँ ठीक है, केवल सी ये दे रखा, मतलब यहाँ पर दे रखा है ना ऑप्शन में, केवल सी इसका ऑप्शन एकदम सही है, केवल सी ही इसका एकदम सही है। स्वतंत्र प्रेस सभी भारतीयों का प्रदत्त, नहीं, हाँ ये आपको दिख रहा होगा ना, ये देखिएगा दो ऑप्शन वहाँ पर है, दो ऑप्शन उधर वाले पोर्शन पे है। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वही एकदम करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर दे भी रखा है। 25वें का क्वेश्चन कह रहे हैं ये, देखिएगा 1 मिनट, आपको एक बात बता दूं, ये आंसर की में गड़बड़ हो गई है। तो 24वें में जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो हमें सारे पढ़ने पड़ते हैं, सारे पढ़ लेने चाहिए थे। अब क्योंकि इसका जो सही ऑप्शन है ना 24वें का, वो दोस्तों आपका बी है। ठीक है, और बी में देखिएगा क्या लिख रखा है, केवल ए, बी और डी। ठीक है, यानी कि देखिएगा सी ऑप्शन तो एकदम इसका गलत है, क्योंकि इसने पूछा है कि इस्तेमाल किया गया था, इस्तेमाल नहीं किया गया था, वो गड़बड़ हो जाएगी। सो सॉरी, ये आंसर वो मिसप्रिंट हो गया, आगे पीछे हो गया आंसर। तो 24वें का ध्यान रखना, 24वें का जो आंसर है वो एकदम बी सही है, यानी कि इसके सी छोड़कर सारे मतलब कि सी ही गलत है और सारे सही हैं, इसलिए ए, बी और डी जो बी ऑप्शन में दे रखा है ये सारे सही हैं। ठीक है, और जो सी ऑप्शन है, स्वतंत्र प्रेस सभी नागरिकों का एक प्रदत्त मौलिक अधिकार है, ये गलत है। हम पढ़ लेते हैं, स्वतंत्र प्रेस शासित और राज्यपाल के बीच बंधन को बेहतर करता है, ये भी सही है। और बी ऑप्शन में कह रहे हैं कि स्वतंत्र प्रेस बेहतर और कुशल प्रशासन में मदद करता है, ये भी सही है, क्योंकि देखिएगा स्वतंत्र प्रेस सभी भारतीयों का एक प्रदत्त मौलिक अधिकार है, ये नहीं है। ठीक है, जब इसमें आप देखोगे राजा मोहन राय के बारे में, किंग जॉर्ज को जब वो प्रस्तुत करते हैं स्मारक में देखते हैं। और डी कह रहे हैं कि स्वतंत्र प्रेस विचार विमर्श तंत्र के माध्यम से अहिंसक धार्मिक टकराव की अनुमति देता है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी ऑप्शन बी में दे रखे हैं सारे, ये सही है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब पोस्ट डॉक और ये बोला जाता है POS DCORV। अब इसमें देखिएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है ये, इसमें कह रहे हैं लूथर गुलिक द्वारा गढ़ा गया संक्षिप्त नाम पोस्ट
कोर्व, ठीक है। पोस्ट कोर्व का अर्थ है क्या है, तो वो आपको बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म देखिएगा, आपने जरूर पढ़ी होगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पोस्ट कोर्व, ठीक है। अब इसमें पोस्ट कोर्व का जो सही ऑप्शन है मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। तो ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, यानी कि पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग और एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग और को फॉर सीओ एक साथ बनेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, और आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग, ठीक है। तो याद रखना, ये सप्लाई डिमांड बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। डेप्टिंग और रिसॉल्विंग गलत हो जाएगा, ये ऐसी तो फंसाता है। ये इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। और देखिएगा, किसी अगर क्वेश्चन का आंसर मेरे तरफ से भी गलत हो जाता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आंसर की में से ही मैं आपको देखकर यहाँ पर बता रहा हूँ। आंसर की में भी हो सकता है गलत लिख रखा हो, और हो सकता है जब मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ सारे क्वेश्चनों की तो मेरे से भी मिस्टेक हो जाए, तो इस माफ़ कर देना। अगर ऐसी वैसे गलती होगी नहीं, कि मैं आपको बार बार उसे एक बार दोबारा देख लेता हूँ आंसर की, कि मेरे द्वारा बताया गया आंसर एकदम सही है या नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं बाद में एक बार और चेक कर लेता हूँ। तो 26वें में कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। इसमें देखिएगा, मैं डायरेक्ट इसका मिलान ही करूंगा, मतलब सारा पढ़ के ऐसे नहीं करेंगे। तो 26वें में देखिएगा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, और बी ऑप्शन कहाँ पर दे रखा है, ये रहा। तो बी ऑप्शन में देखिएगा पहला जो है थर्ड है, ए के साथ थर्ड है, फिर 4 है, और फिर है आपका दूसरा, और फिर है पहला, यानी कि देखिएगा बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसका, किसका भला, आपका 26वें का, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट अब वहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे जूम इतना नहीं कर सकते ना, इसलिए। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूंगा इसका डायरेक्ट। तो इसमें देखिएगा कह रहे हैं कि पहले ऑप्शन में कि एक समुदाय का साझा जीवन आपसी अस्पष्टता को कम करता है और सामान्य आत्म सुझाव को उभरने देता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर दे रखा है ना, ये रहा। तो देखिएगा बी ऑप्शन में जो है इसका एकदम सही है, और तीसरा ऑप्शन पहले दे रखा है। तो तीसरा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है जी, माइकल सैंडल। तो माइकल सैंडल ए के साथ मिलान होगा, विचारक, ठीक है। सिद्धांत और विचारक है ना ये सारे, जो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगला है, अगला देखिएगा, इसमें कह रहे हैं कि एक स्वयं निर्देशित व्यक्ति सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक सफलता का एकमात्र आधार है। तो इसमें देखिएगा इसका जो सही मिलान होगा वो बनेगा चौथे से, यानी कि ए हाइक, ठीक है। तो ये इसमें बनेगा। और सी ऑप्शन में कह रहे हैं संसाधनों का एक प्रारंभिक विनियोग जिसके परिणाम स्वरूप होने वाली बाद की आर्थिक असमानताएं, तो इसके साथ दूसरा बनेगा, यानी कि रॉबर्ट नोजिक। और डी है जटिल समानता की धारणा को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि क्षेत्र के लिए मुख्य वितरण मानदंड जो अन्य क्षेत्रों पर लागू ना हो, वहां विभिन्न मानदंड उपयुक्त हों। तो ये जो है आपका माइकल वाल्जर की है, ठीक है, थ्योरी। और बी ऑप्शन में दे रखा है, पहले का देखिएगा थर्ड है, बी का आपका 4 है, और सी का सेकंड से मिलेगा, और डी का फर्स्ट से मिलेगा, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। 27वां क्वेश्चन है, पूंजीवाद को गैर पूंजीवाद क्षेत्र में विस्तार करने की लगातार आवश्यकता थी, उपरोक्त कथन किसका है, ठीक है। ध्यान से देखें पॉइंट को, पूंजीवाद को गैर पूंजीवाद क्षेत्रों में विस्तार करने की लगातार आवश्यकता थी, ये कथन किसका था। तो ये कथन देखिएगा रोजा लग्जमबर्ग का था, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। लग्जमबर्ग का ये कथन था कि उनका कहना था कि पूंजीवाद को गैर पूंजीवादी क्षेत्रों में विस्तार करने की लगातार आवश्यकता थी, ठीक है। तो 27वें का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये मैंने चेक भी कर लिया है, आंसर की में रोजा लग्जमबर्ग ही लिखा हुआ है। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजवादी नीति के पहलू इस पुस्तक में विकेंद्रीकरण के चौखंबा मॉडल की अवधारणा पर चर्चा की। देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंख बंद करके इसका आंसर दे दोगे, जिसने भी लोहिया को पढ़ा होगा, ठीक है। राम मनोहर लोहिया इसका सही आंसर है। वो ही तो देते हैं ना चौखंबा मॉडल की अवधारणा, जिसमें वो 4 चीज बताते हैं, जिसमें ग्राम को भी शामिल करते हैं वो, ठीक है। तो चौखंबा मॉडल की अवधारणा राम मनोहर लोहिया की, ठीक है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, देखिए मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए, सही कथन कौन सा है। इसमें बहुत ज़्यादा 2 घंटे आपको मिलने हैं, तो इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर देखकर आपको ये सहूलियत हो रही होगी यार कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा आया है 2021 सितंबर का। 29वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है, ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो देखिएगा यहाँ पर, तो इसमें देखिएगा ए में दे रखा है सभी सही हैं, और इसका जो ऑप्शन है ना वो सभी सही वाला है, यानी कि इसके सारे ये ऑप्शन सही हैं। सो हम आपको पढ़ देते हैं डायरेक्ट। सूचना का अधिकार नियम 2012 निम्नलिखित आरटीआई शुल्क और लागत
विनियमन नियम 2005 का CIC नियम अपील प्रक्रिया 2005 नियम पर अधिक्रमण करता है। कैसे पॉइंट पूछ लिया इन्होंने। सूचना का अधिकार नियम, देखिएगा नियम की बात कर रहा है, ठीक है, उसमें मत चले जाना 2005 की, यहाँ 2012 क्यों लिखा हुआ है। 2012 के तहत अभिलेखों के निरीक्षण के लिए निरीक्षण के प्रत्येक बाद के घंटे के लिए शुल्क 5 रुपये, तो ये भी ऑप्शन इसका सही है। अगला कह रहे हैं एक PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर गैर BPL श्रेणी के व्यक्तियों को आवेदन प्रारंभिक शुल्क के भुगतान के बिना भी अनुमोदित जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन इसका एकदम सही है। 29वां क्वेश्चन है ये, और इसका सही ऑप्शन कौन सा बताया मैंने आपको, A। हाँ, इसका A ही सही है, सभी सही हैं, ठीक है। क्यों बाध्य, तो वो किसी के लिए नहीं है ना, मतलब चाहे वो गैर BPL हो, चाहे वो हो BPL वाला हो। केंद्र सरकार का निर्णय 20 वर्ष की अवधि की गणना के संबंध में समय अवधि के रूप में जब तक जानकारी दी जानी है अंतिम होगा, ठीक है, ये भी ऑप्शन इसका सही है। कह रहा है कि केंद्र सरकार का जो भी डिसीजन है 20 वर्ष की अवधि की गणना के संबंध में समय अवधि के रूप में जब तक जानकारी दी जानी है अंतिम होगा, तो सारे ये ऑप्शन सही हैं, ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 30वां क्वेश्चन है एलेक्जेंड्रा कोलोनताई द्वारा संदर्भित पंख वाले एरोस का अर्थ है, तो वो क्या है, तो इसमें देखिएगा आपको ऑप्शन बता रखे हैं, राजनीतिक मुक्ति या आर्थिक मुक्ति, सामाजिक समानता या भाईचारे वाली बराबरी का प्यार, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा, भाईचारे वाला बराबरी का प्यार। 31वां क्वेश्चन में देखिए घटना दे रखी है और वर्ष दे रखे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ, अक्टूबर 1962, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गल्फ वॉर, तो इसमें देखिएगा 31वां क्वेश्चन है, और इसमें जो है हमारा तीसरा यानी कि सी जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है इसका 31वें में। और गल्फ वॉर 1990 में हुआ, ठीक है। और अफगानिस्तान वॉर कब हुआ, ये आपका हुआ जी ये अफगानिस्तान वॉर 2001 और बोस्निया वॉर ये नहीं पता मेरे को, ये लेकिन बचा ही यही है, तो 1992 में हुआ, ठीक है, याद रखना है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस तो देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये उससे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चरम शिखर पे पहुंच गया था अपना क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अगर ये हो जाता वास्तव में मिसाइल अटैक, तो वो हो ही जाता, मतलब कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता मतलब। तो क्यूबा मिसाइल संकट अक्टूबर 1962 की घटना है ये, ठीक है। और गल्फ वॉर 1990 की है, और अफगानिस्तान वॉर जो है 2001 में, और बोस्निया वॉर 1992 में, ठीक है। ये याद भी रखना है कि अफगानिस्तान जो संकट आया वो सन 2001 में आया, ठीक है। और इसे 21वीं सदी का जो विद्रोह पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी अफगानिस्तान वॉर, ठीक है, ये चीज़ जो हो गई। और फिर बाद में वो अरब स्प्रिंग 2010, ठीक है, ये पूछा था एक बार। तो इसमें जो है ना मैंने आपको बता दिया है, जो 31वें में इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है, याद रखना। और सी मैंने आपको बता दिया। 32वें में कह रहा है कि हिंदुत्व के सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा की गई है, हिंदुत्व के सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा की गई है, तो देखिएगा ये इसमें BD सावरकर, ठीक है, ये आंख बंद करके ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं हिंदुत्व की जब भी बात है। तो 32वें का ए है BD सावरकर। जेम्स मैनर के अनुसार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए सहायक शर्तों के विपरीत निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, उच्च साक्षरता दर, अच्छा मानव सूचकांक और उच्च प्रति व्यक्ति आय। पहले तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। जेम्स मैनर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछ रहा है पहले कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, डेमोक्रेसी विकेंद्रीकरण के लिए सहायक शर्तों के विपरीत निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। शर्तों के विपरीत देख रहे हो, मतलब शर्तों के विपरीत पूछा है इसने, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। अब इसमें बी ऑप्शन में कह रहा है कि प्रबुद्ध नागरिक संगठन जो अच्छी तरह से विकसित है और समाज गतिविधियों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। सी में कह रहे हैं जीवन स्वतंत्रता, प्रेस, बहुदलीय राजनीति और लोकतांत्रिक राजनीति का पूर्व अनुभव। डी में कह रहे हैं निर्वाचित परिषदों के पर्याप्त शक्तियों, पर्याप्त संसाधनों और पर्याप्त जवाबदेही तंत्र, ठीक है। तो देखिएगा अब इसमें ना कोई एक पॉइंट इसमें सही नहीं हो सकता था, यही मैं पहले सोच रहा था। नहीं 1 मिनट, 38वें का ये, इसमें डायरेक्ट इनमें से ही हमें छांटने हैं। मैं सोच रहा कि इसके अंदर वैसे करके दे रखा है कि कोई 1 या 2 पॉइंट तो ज़्यादा सही नहीं है, केवल इसमें एक ही हमें देखना है, ठीक है।
तो इसमें जो है सही आंसर जो है 33वें का डी है, निर्वाचित परिषदों के पर्याप्त शक्तियों, पर्याप्त संसाधनों और पर्याप्त जवाबदेही तंत्र। तो डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना, जेम्स मैनर के अनुसार लोकतांत्रिकरण विकेंद्रीकरण के लिए सहायक शर्तों के विपरीत निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसमें डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। ठीक है, निर्वाचित परिषदों के पर्याप्त शक्तियों, चलते हैं हम अपने 34वें क्वेश्चन पे। 34वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हर्बर्ट मार्क्यूज ने एक आरामदायक, सहज, उचित, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया है। तो वो बता रहे हैं कि किसके संदर्भ में तो किया है, वो आपको बताना है। तो 34वें में देखिएगा ए ऑप्शन उन्नत औद्योगिक सोसाइटी। ठीक है, इसका यही ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन। विकासशील समाज ये भी गलत है, उत्तर औपनिवेशिक राज्य गलत है, साम्यवादी राज्य गलत है। उन्नत औद्योगिक सोसाइटी के लिए कह रहे हैं कि एक आरामदायक, सहज और उचित लोकतंत्र स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया है, उन्नत औद्योगिक सोसाइटी के लिए किया है हर्बर्ट मार्क्यूज ने। ठीक है, 35वें में कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। अब यहाँ पर ए ऑप्शन में कह रहा है कि वैश्विक व्यवस्था में अनुचित और शोषणकारी पहलुओं को देखना, बी उत्तर दक्षिण संबंधों पर ध्यान देना, यह विश्वास है कि युद्ध नाटकीय परिवर्तन का एक साधन हो सकता है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिएगा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि वैश्विक व्यवस्था में अनुचित और शोषणकारी पहलुओं को देखना, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। उत्तर दक्षिण संबंधों को थोड़ी ध्यान में देखेंगे, ठीक है, ऊपर और नीचे वाले, भाई साइड वाले भी तो देखने हैं ना। यह विश्वास है कि युद्ध नाटकीय परिवर्तन का एक साधन हो सकता है, ये बेकार की बातें। ए ऑप्शन एकदम इसका सही है 35वें का। ठीक है, दीघा निकाय इनके प्रवचनों का एक संग्रह है, तिरुवल्लुवर का, गौतम बुद्ध का, पार्श्वनाथ का, महावीर का। तो देखिएगा गौतम बुद्ध का है दीघा निकाय, याद रखना। ठीक है, दीघा निकाय ये तो सिलेबस में भी दे रखा है मेरे हिसाब से, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखोगे आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट के एशियंट यानी कि प्राचीन वालों में, तो गौतम बुद्ध का ही है दीघा निकाय। आपने त्रिपिटक पढ़े होंगे ना, त्रिपिटक, तो त्रिपिटक के अंदर ही आगे हैं दीघा निकाय हैं, तो गौतम बुद्ध का ही ये संग्रह है। ठीक है, तो 36वें का सही ऑप्शन गौतम बुद्ध है, दीघा निकाय। तो ध्यान रखना कि दीघा निकाय से भी क्वेश्चन आया है। जीरो बेस बजटिंग का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर बताना है आपको जीरो बेस बजटिंग का क्या अर्थ है। तो जीरो बेस बजटिंग का कह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 37वें में सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि योजना के लिए बजटीय आवंटन किए जाने से पहले प्रत्येक योजना की समीक्षा करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि योजना के लिए बजट आवंटन किए जाने से पहले योजना की समीक्षा करना, ये जीरो बेस बजटिंग। जीरो का मतलब सबसे शुरुआती कदम क्या होगा, बेस क्या रहेगा बजटिंग के तौर पे, तो उसका अर्थ क्या है कि भाई योजना क्या बना रहे हो वो तो ठीक है, कहाँ पर क्या क्या आवंटन करा है, कहाँ पर कितने खर्चे करने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, तो योजना की उसकी समीक्षा करना पहले ही कर लेना। 38वें में देखिएगा फिर आ गई है पुस्तक और लेखक मिलाने, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं आपको यहाँ पर मिलान करके दे दूंगा इसका। 38वें क्वेश्चन का पहले तो हम डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, ये ऊपर नीचे दे रखा है काफ़ी। हाँ ठीक है, तो 38वें में देखिएगा जो सही ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, बी में यानी कि 4A। ठीक है, मैं बता देता हूँ 4A मतलब सॉरी पहला बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट है, जिसमें पहले के साथ जो है चौथे का मिलान होगा और बी के साथ पहले का मिलान होगा और फिर जो है दूसरे के साथ मिलान होगा, फिर जो है अब इसमें ये गड़बड़ इन्होंने कर दी है देखिएगा, है ना, क्योंकि बी ऑप्शन अगर ये करेक्ट दे रहे हैं 38वें का, तो इसमें दोनों बी भी इसमें कर दिए हैं, यानी कि दोनों के सेकंड कर दिए, बी कह रहा हूँ सॉरी, वो अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा क्योंकि इसका देखिएगा मुझे भी नहीं पता। अब इसमें 38वें में देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, पहले दो का तो हम मिलान कर लेते हैं। अब द सेकंड सेक्स, अब इसमें देखिएगा ए ऑप्शन के साथ जो है चौथा मिलेगा सिमोन डी बिवोर। ठीक है, सिमोन डी बिवोर ने लिखी है ये वाली पुस्तक द सेकंड सेक्स। और अगला इसमें कह रहे हैं कि दूसरे में द फेमिनिन मिस्टिक, तो इसमें जो है हमारा ये है बेटी फ्रीडन का है ये वाला। और सी और डी ये जो है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन और बनानाज बीचेस और बेसिस। ठीक है, तो इसका बिल्कुल भी मैं खुद नहीं बताऊंगा क्योंकि मिस्टेक है, उसमें दो ऑप्शन एक साथ दे दिए। ठीक है, मतलब एक साथ थोड़ी हो जाएंगे, यानी कि दो एक, समझ रहे हो, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो उनकी गलती है, आप देख लेना, ये गूगल कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, दो का मैंने आपको बता दिया है, दो का इसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका सही ऑप्शन जो है वो बी ही यहाँ पर इन्होंने बताया है, जिसमें फोर्थ और ये तो मिल जा रहे हैं, लेकिन जो एंड के हैं वो वाले मुझे भी खुद नहीं पता है, इसलिए मैं इसमें
संभावित भी नहीं बता सकता आपको। 39 में कह रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर सरकारी संगठनों को क्या माना जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कह रहा है गैर सरकारी संगठनों को क्या माना जाता है। उपराज्य अभिनेता, कमजोर अभिनेता, गैर राज्य कलाकार, परिवर्तनकारी अभिनेता। तो देखिएगा इसमें डी ऑप्शन गैर राज्य कलाकार। ठीक है, गैर राज्य कलाकार, जब देखिए गैर सरकारी संगठन आ रहा है तो गैर राज्य कलाकार ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उपराज्य अभिनेता मत कर देना, क्योंकि अभिनेता एक्टर्स बोलेंगे इसे इंग्लिश में, स्टेट एक्टर्स। ठीक है, स्टेट एक्टर्स, एक्टर्स तो नहीं होगा। ठीक है, गैर सरकारी संगठन, गैर राज्य कलाकार इसका सही है। 40वें में कह रहे हैं ये भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इलेक्शन कमीशन से भी पूछ लिया है कि इन्होंने क्वेश्चन। मतलब इसमें यही कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है वही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें ये 40वां क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होता है। तो ये बात एकदम सही है। ठीक है, अब इसमें जो है अगला ऑप्शन कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और या अन्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद के मामले में मामला भारत के बिल्कुल नहीं, भारत के राष्ट्रपति को थोड़ी भेजा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाता है। ये गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन गलत है। सी में कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और कार्यकारी हस्तक्षेप से उसका अलगाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक विशेष प्रावधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो देखिएगा इसका ना दोस्तों ए और सी दोनों सही हैं। 324 में यही बात करी जा रही है। ठीक है, अलगाव की बात करते हैं कि कार्यकारी हस्तक्षेप, और तो मतलब ये जो है आपका बी इसका गलत है, और जो इसमें दे रखा है ना, मतलब इसमें सी ऑप्शन में वो एकदम करेक्ट है, ए और सी। ठीक है, ए और सी और बी गलत है। मैकियावेली का वर्चू शब्द से क्या तात्पर्य है? तो वो नैतिक अच्छाई की बात कर रहे हैं, साहस और दुस्साहस की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। तो नैतिक अच्छाई की बात कर रहे थे। ठीक है, नैतिक अच्छाई की बात थोड़ी, वो तो बिल्कुल नहीं करते। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन आएगा, साहस और दुस्साहस, और साहस और दुस्साहस ही इसका सही आंसर है। आंसर की में मैंने देख लिया, बी ऑप्शन दे रखा है, साहस और दुस्साहस। ठीक है, मैकियावेली के वर्चू शब्द से क्या तात्पर्य था? तो बी ऑप्शन साहस और दुस्साहस एकदम सही है। 42वें में कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन सा है? मार्केशर, ठीक है, मार्कोशर, और या नाफ्टा, यूरोपीय संघ, या अफ्रीकी संघ। अब इसमें डायरेक्ट यही दे रखे हैं ना। हाँ, तो देखिएगा नाफ्टा करेक्ट आंसर है कि विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार का क्षेत्र नाफ्टा ही कहा जाता है। ठीक है, नाफ्टा की फुल फॉर्म आप वीडियो के बॉक्स में कमेंट बॉक्स में करके दिखाना अगर किसी को पता है तो, नाफ्टा की फुल फॉर्म। ठीक है, तो नाफ्टा जरूर मुझे बताना कि नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर किसी को पता है तो। नहीं पता है तो फिर मैं आपको बता ही दूंगा कमेंट करके। 42वें में आपका इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। ठीक है, फ्री ट्रेड कह रहा है कि फ्री ट्रेड वर्ल्ड में सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र में होता है, तो इसके अनुसार जो यहाँ पर ऑप्शन है तो नाफ्टा इसका सही आंसर है। क्यों नाफ्टा में फ्री ट्रेड, तो हमें पता है ना कि फ्री ट्रेड आ रहा है नाफ्टा में, फ्री ट्रेड, FT, फ्री ट्रेड। अब इसमें सिंधु जल समझौता पूछ लिया है। सिंधु जल समझौते के तहत कहने कि भारत को किसकी नदियों पर विशेष अधिकार दिया गया? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हिस्ट्री का स्टार्टिंग यहीं से होता है, पॉलिटिकल है ये। अब यहाँ पर देखिएगा 43 में कह रहा है कि सिंधु नदी जल समझौते के तहत जो है संधि के तहत भारत को किसकी नदियों पर विशेष अधिकार मिल गया? रावी, चेनाब, ब्यास, सतलुज और झेलम सिंधु। तो इसमें देखिएगा 3 ऑप्शन दे रखे हैं, किन 3 पे मिला है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है 43 का वो सी बता रखा है। ठीक है, तो सी में दे रखा है BCE, तो रावी नदी, ठीक है, और ब्यास नदी एकदम करेक्ट है, ब्यास तो है ही है। ठीक है, और आपका ई यानी कि सतलुज। ठीक है, सतलुज नदी, तो ये याद रखना, BCE यानी कि रावी, व्यास और आपका सतलुज। तो ये नदी के तहत भारत को विशेष अधिकार मिल गया था इन पर। 44वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम वैश्विक न्याय के सिद्धांत पर, अभी रुकिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नाम वैश्विक न्याय के सिद्धांत से जुड़ा है? वैश्विक न्याय, ठीक है, ग्लोबल जस्टिस की थ्योरी से जुड़ा हुआ है, कौन सा नाम, वो आपको यहाँ पर बताना है। 44वें में ग्लोबल जस्टिस से कौन से नाम यहाँ पर जुड़े हैं? तो जॉन रॉल्स, या विल किमलिक, या टॉम्स पोगो, या फिर रॉबर्ट नॉजिक। तो देखिएगा 44 का डी ऑप्शन दे रखा है, ए और सी यहाँ पर। ठीक है, आंसर की के अकॉर्डिंग ए और सी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 44वें का ए और सी, यानी कि जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नॉजिक।
ठीक है। रॉबर्ट नोजिक, जॉन रोल्स, आपने ये पोगो, थॉमस पोगो और किमली का ये तो पढ़ा भी नहीं है। 46वां क्वेश्चन कह रहा है, 46वां नहीं सॉरी 45वां आएगा पहले। नीचे दिए गए कथन दिया गया है, एक को अभिकथन ए मानकर दूसरे को उसका कारण मानकर कहा गया है, ठीक है। और कह रहा है कि इन कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्प में सही उत्तर आपको चुनना है, ठीक है। मतलब कि कौन सा अभिकथन कारण के साथ सही बैठता है या नहीं, वो आपको बताना है। अब देखिएगा, इसमें पढ़ लेना चाहिए पहले जब समझ में आएगा। कि कह रहा है कि जो अभिकथन ए है, कह रहा है कि निर्णय लेने का सिद्धांत विशेष रूप से विदेश नीति के निर्माण के क्षेत्र में विकसित किया गया था। निर्णय लेने का, डिसीजन लेने की जो थ्योरी है, विशेष रूप से विदेश नीति के निर्माण के क्षेत्र में विकसित किया गया था, ठीक है। अब इसमें कह रहा है अगले, इसका कारण बता रहे हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बजाय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को आकार देने वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बजाय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को आकार देने वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें दे रखा है जो ए और आर दोनों सही है या आर ए सही व्याख्या करता है, ठीक है। मतलब कि दोनों सही हैं और दोनों आपस में सही व्याख्या कर रहे हैं। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए सही व्याख्या नहीं है, मतलब कि आपस में उनकी, मतलब दोनों पॉइंट सही हैं लेकिन उनकी व्याख्या सही नहीं है। कह सी ऑप्शन में कह रहे हैं सही है परंतु आर सही नहीं है, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। और डी में कह रहे हैं ए सही है, वो सॉरी ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों 45वें का, वो ए ऑप्शन है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो निर्णय लेने का जो सिद्धांत है विशेष रूप से विदेश नीति के निर्माण के क्षेत्र में विकसित किया गया था, ठीक है। और यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बजाय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को आकार देने वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। चलते हैं हम अपने 46वें क्वेश्चन पे। इसमें कहने प्लेटो के अनुसार फॉर्म्स किसकी दुनिया से संबंधित है, ठीक है। फॉर्म्स किसकी दुनिया से संबंधित है प्लेटो के अनुसार। तो देखिएगा अस्तित्व से संबंधित है फॉर्म्स, इसका ध्यान रखना, अस्तित्व की दुनिया से संबंधित है प्लेटो के अनुसार फॉर्म्स, ठीक है। 47वां क्वेश्चन है सामान्य प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है, यानी कि एक या दो भी हो सकते हैं। इसलिए कह रहा है कि सामान्य प्रणाली सिद्धांत जो है अनुभव जन्य अनुसंधान के दृष्टिकोण से अत्यधिक आकर्षक है। बी में कह रहे हैं राजनीतिक शक्ति और प्रभाव जैसी अवधारणाओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहने के लिए सिद्धांत की आलोचना की गई है। तो 47वें क्वेश्चन में देखिएगा इसका जो सही आंसर है, इसका सी ऑप्शन दे रखा है। सी में कह रहे हैं कि जो सही उत्तर आपको चुनने हैं, तो ए और बी दोनों ही इसके सही हैं, ठीक है। सामान्य प्रणाली के सिद्धांत में दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। और ये चीज़ जो है किस ऑप्शन में लिखी हुई है आपका ए और बी में, वो सॉरी सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। 48वां क्वेश्चन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन पूछा अक्सर जाता है, जो आपका ये प्रणाली है चुनाव प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है, ये है सही है। या नाबालिग मतदाताओं, अरे ये कहाँ से आ गया, नाबालिग मतदाताओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ये गलत है, ठीक है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ये भी गलत है। अब इसमें 48वें में ना डायरेक्ट देखिएगा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, और क्योंकि इसमें अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व मिलता है, इसलिए ही इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। और अल्पसंख्यकों को अन्य लोगों की तुलना ऐसे तो मिल ही नहीं सकता, ठीक है। वो डी ऑप्शन की बात करूँ, ठीक है, वो अधिक वोट थोड़ी मिल जाएंगे अल्पसंख्यकों को, ठीक है। और इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस की भी बात है, इसे वैसे भी कोई कर देगा पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट। 49वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही थ्योरी जो अभी कुछ देर पहले आई थी, ठीक है। तो अभी कथन ए में कह रहे हैं कि कांट के अनुसार आत्मज्ञान मनुष्य का अपनी स्वयं की अपरिपक्वता से उभरना है। इसका कारण है कि आलस्य और कायरता मनुष्य के अपरिपक्व रहने के कारण हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है 49वें का, वो ए है, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की भी सही आपस में व्याख्या करता है, ठीक है। दोनों चीज़ ही सही हैं और दोनों की व्याख्या भी सही है, ठीक है जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। 50वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। व्यक्तियों, अब इसमें विशेष लक्षण बताए हैं और विचारक बता दिए हैं, ठीक है, कि किस लक्षण से कौन सा विचारक मेल खा रहा है। पहले हम देखिएगा इसके ऑप्शन आपको बता देते हैं। 50, ठीक है, ये ऊपर कर लेते हैं। इसमें देखिएगा कह रहे हैं कि व्यक्तियों की एक विशेषता ये जो है दूसरे से मिलेगा, रॉबर्ट दहल से, ठीक है, रॉबर्ट दहल से मिलेगा ये,
याद रखना ए ऑप्शन मतलब सही है इसका। रोबोट दहल से मिलेगा। और कार्यसूची निर्धारण के रूप में सत्ता, ये मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन से पीटर वचराज और मार्टिन वारात्ज। ठीक है, अब इसमें सी कह रहे हैं कि सत्ता उत्पादक है, इसमें जो है आपका फोर्थ से मिलेगा ये मिशेल फोकाल्ट। ठीक है, अगला है शक्ति न केवल सत्ता पर है बल्कि शक्ति है। शक्ति न केवल सत्ता पर है बल्कि शक्ति है, ये क्या है? अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा, अब इसमें इतना ज़्यादा पूछ लिया, इतना याद रखना। अब इसमें देखिएगा कह रहा है कि शक्ति न केवल सत्ता पर है बल्कि शक्ति है, इसका जो है सही है ऑप्शन वैसे अन्ना अरेंदतो। ठीक है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 51 में कह रहे हैं कि देखिएगा इसने आरटीआई में कितना गहराई से क्वेश्चन पूछा था, आपको याद हो कि आरटीआई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा, आरटीआई के नियमों पे क्वेश्चन पूछा है कि किस नियम के तहत, वो आपने देखा होगा। तो यही कहूँगा, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे अटेम्प्ट ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अटेम्प्ट आप कर दोगे, गलत अगर हो गया तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन अगर -1 हो गए तो जितने सही आप करके आए हो तो वो भी नंबर कट जाएंगे। तो हम 4 का लालच ले लेते हैं ना मन में, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। मैं सही बताऊँ तो यार नेगेटिव मार्किंग होने से ना बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। इस मामले में जेएनयू का थोड़ा ठीक लगा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। खैर अब तो CUCT आ गया है। अगर इसमें कह रहे हैं महामारी रोग अधिनियम 1897 के किन प्रावधानों ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन को सक्षम बनाया है? ठीक है जी, अब देखिएगा 1897 का पेंडेमिक जो है रोग अधिनियम, उससे क्वेश्चन पूछ लिया है इसने। ठीक है, कोविड-19 1897 में प्रबंधन को सक्षम बनाया है। अब देखिएगा कह रहा है कि अधिनियम केंद्र को किसी भी जहाज या जलयान या किसी बंदरगाह पर आने या छोड़ने वाले व्यक्ति को विनियमित और निरीक्षण करने की अनुमति देता है। अब अगला कह रहा है यह केंद्र और राज्य को लॉकडाउन लागू करने की अनुमति देता है। सी कह रहे हैं यह सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष तक पहुंच की अनुमति देता है। ये तो नहीं हो सकता, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन कह रहे हैं कि यह सरकार को किसी भी आपदा का तुरंत जवाब देने की अनुमति देता है। डी भी ऑप्शन गलत है मेरे साथ, सी और डी तो गलत है। ठीक है, और इसका जो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, कि वो टेस्टिंग के RT-PCR जांच के लिए कह रहे हैं, जो हवाई अड्डे वगैरह होते हैं और जो पोर्ट होते हैं, ठीक है, और एयरपोर्ट होते हैं, पोर्ट होते हैं, उसमें भी नियमित और निरीक्षण करने की अनुमति है व्यक्ति जो आ रहा है और छोड़ रहा है। ठीक है, तो लॉकडाउन लागू करने की अनुमति इसके तहत नहीं है। ठीक है, निरीक्षण वाली जरूर है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा कि स्टूडेंट इसे ना, क्योंकि ए और बी में ही संभावना में फंस जाते हैं और लॉकडाउन शब्द बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं, तो अब तो वैसे ही क्वेश्चन नहीं आएगा इसके अंदर ना, क्योंकि एक बार आ चुका है, अब बच्चे से रट लेंगे फिर। ठीक है, वैसे देख लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, महामारी रोग अधिनियम 1897। ठीक है, मुझे जहाँ तक है कि इसके बारे में बहुत सी आपको वीडियो मिल जाएंगी कि लॉकडाउन का अधिकार कहाँ से मिला है, या मतलब इस पर देखोगे ना तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। खैर, इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि अधिनियम केंद्र को किसी भी जहाज या जलयान या किसी बंदरगाह पर आने या छोड़ने वाले व्यक्ति को विनियमित और निरीक्षण करने की अनुमति देता है। 51 का 52 में टेबल 1 को टेबल 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, वो सॉरी 52 को, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जो पहले मुझे वो देखने पड़ेंगे आपको आंसर बताने के लिए डायरेक्ट। तो देखिएगा 52 का ए ऑप्शन सही है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिएगा यहाँ पर गाड़ी फंस जाती है। अब यहाँ पर क्या कर दिया इनने, डायरेक्ट टू डायरेक्ट है, मतलब कि समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, ये सारे सही हैं। और इसमें क्या कोई भी इंसान क्या सोचेगा कि यार ये थ्योरी तो बिल्कुल गलत है, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी कि आमने सामने आंसर थोड़ी रख के दे देगा वो। अब क्योंकि हम अपने उससे ये सोचेंगे जो हम प्रीवियस अपने एग्जाम दे चुके हैं, कि ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा ना कि उसके आंसर उसके जस्ट सामने हो कि चारों के। अब यहाँ पर चारों के सामने सामने है, मतलब वो देख रहे हो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है 52 का। ठीक है, पहले का पहला ही है, बी का दूसरा है, सी का थर्ड है और डी का फोर्थ है। अब देखिए हम पढ़ भी लेते हैं, गलत होगा तो आप बता देना। अब इसमें कह रहे हैं कि मैरी बेलस्टोन क्राफ्ट। तो बेलस्टोन क्राफ्ट पुरुषों के अधिकार द्विआयामी हैं, संकल्पना है ये, और विचारक का नाम है इधर। हॉब्स कह रहे हैं कि प्रकृति के नियम कारण के नियम है। हॉब्स ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, बी का बी से तो मिल ही रहा है, ए वाला तो मुझे नहीं पता था। लोग कह रहे हैं संपत्ति के अधिकार विभिन्न प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं, ये भी सही है। रूसो कह रहे हैं शिक्षा प्राकृतिक विकास की एक प्रक्रिया है, देखिएगा ये भी सही है। अब यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे इस सोच के गलत कर देंगे कि यार आमने सामने जवाब आंसर नहीं हो सकते, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये सहूलियत हो गई होगी कि भाई आमने सामने भी जवाब हो सकते हैं। ये बच्चे के कॉमन मतलब कि उसके सामान्य मनोविज्ञान से खेलने की बात है कि वो
अपने दिमाग में ये सेट करे बैठा है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, या तो फिर इसे वो छोड़ देगा, या क्या पता बहुत से बच्चे कर भी दें, क्या आमने सामने लिखा हुआ है और ऑप्शन भी दे रखे हैं ना, जाहिर सी बात ये है, सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन ना दे रखा होता तो बात थी। अगला कह रहे हैं कि टेरेंस वॉल। अब देखिएगा, टेरेंस वॉल के अनुसार उत्तर आधुनिकतावादी की व्याख्या के दो मुख्य संस्करण इससे प्राप्त हुए हैं, हेगल और मार्क्स के, ठीक है, और फौकॉल्ट और डेरिडा से, और लियो स्ट्रॉस और केवेंटिन स्किनर से, या सिगमंड फ्रायड और ब्रूस मजलिस से। उत्तर आधुनिकता की व्याख्या कह रहे हैं कि टॉरेंस वॉल के अनुसार दो मुख्य संस्करण इससे प्राप्त हुए, ठीक है। तो 53 का बी है सही, वैसे 53 का बी, फौकॉल्ट और डेरिडा, ठीक है, 53 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 54 में कह रहे हैं नव उदारतावाद निम्नलिखित में से किस पर जोर देता, राज्य के हस्तक्षेप में वृद्धि, बाजार की भूमिका, या व्यापार बाधाओं में वृद्धि, या सामाजिक न्याय की। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बी होगा, मैं इसका आंसर और देख ला, हाँ बी इसका ऑप्शन दोस्तों सही है, ठीक है, बाजार की भूमिका। क्यों, नव उदारतावाद की बात कर रहा है, ठीक है, उदारवाद के भी बाद की बात, नव उदारवाद, तो इसमें बाजार की भूमिका पर ही ज़्यादा बल देते हैं। राज्य के हस्तक्षेप की वृद्धि हो जाएगी तो उदारवाद की थ्योरी थोड़ी फिट होगी। हस्तक्षेप की कमी की बात करता है, व्यापार में बाधा बना दोगे, ठीक है, प्रशुल्कों में बढ़ोतरी कर दोगे तो वो भी दिक्कत है। सामाजिक न्याय तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की बात थोड़ी करते हैं उदारवादी। अब देखिएगा 55 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, बताओ। अब यहाँ पर जो है भाई आपको सन पता होनी चाहिए मन ही मन में, क्यों, सन तो इसने थोड़ी दे दिए हैं। अब इसने जो है डायरेक्ट सन के अकॉर्डिंग मतलब आपको ये करना है, सन दे देता तो पता ही लग जाता ना आंसर। मतलब सन तो आपको पता होनी चाहिए आपके मन में कि भाई हाँ हमको पता है, अगर नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और इसकी डायरेक्ट सन तो खैर मुझे भी नहीं याद है अभी, तो खैर मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 55वें का बी आंसर एकदम करेक्ट है। तो बी में क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो देखिएगा क्या आएगा जी, मार्स उसका आएगा, सबसे पहले आएगा बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, सबसे पहले हाँ बोल्शेविक क्रांति ही आएगी। बोल्शेविक क्रांति के बाद कह रहे हैं उसके बाद आएगा बीमर गणराज्य, ठीक है, बीमर गणराज्य, 55 की बात कर रहा हूँ। 55 में इसमें आएगा, सेकंड में आएगा बीमर गणराज्य, क्योंकि इसका जो है बी ऑप्शन सही है, उसके अकॉर्डिंग आपको ढाल रहा हूँ। और अगला आएगा इसमें पोट्सडैम सम्मेलन, और अगला आएगा मार्शल प्लान, ठीक है। ये रियलिटी पोट्सडैम सम्मेलन और बीमर गणराज्य ये तो हमने भी नहीं पढ़े। मार्शल प्लान, बोल्शेविक क्रांति सबसे प्राचीन है, ये तो हमने पढ़ी थी। मार्शल प्लान वही जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मतलब घटना हुई, उसको मतलब कि दोबारा से वो रिस्ट्रक्चर करना, दोबारा से पुनर्स्थापित करना, चीज़ों को बेटर करने के लिए मार्शल प्लान बनाया गया था। बोल्शेविक क्रांति सबसे पुरानी है। 56वें क्वेश्चन पे कह रहा है पर्यावरण पर जोर देने वाले विकास के दृष्टिकोण, पर्यावरण पर जोर देने वाले विकास के दृष्टिकोण अक्सर निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। पर्यावरण पर जो देखिएगा जोर देते हैं विकास के दृष्टिकोण अक्सर निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। स्थिरता पर, पारदर्शिता पर, जवाबदेही पर, स्वायत्तता पर, ठीक है, डायरेक्ट यही है ना ऑप्शन, कुछ वैसे तो नहीं है, ए और दोनों मिला कर कभी। 56 में देखिएगा इसका सही आंसर ए है, स्थिरता पर, ठीक है, टिकाऊ पर, ठीक है, सतत विकास पर वो बात करते हैं। स्थिरता मतलब देखिएगा टिकाऊ शब्द थोड़ी बोल देगा ना, टिकाऊ दे देगा तो सही कर दोगे आप, स्थिरता इसका सही आंसर है, ठीक है। वो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो टिकाऊ विकास की बात करते हैं कि जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। बार बार आप उसे खुदाई करोगे या दोबारा डेवलप करने के लिए उसे उजाड़ोगे उन चीज़ों को, फिर दोबारा करोगे, पैसा भी खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है तो संसाधन, तो पूरी थ्योरी है। अब इसमें देखिएगा 57 में कह रहे हैं 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा की वकालत किसके द्वारा की गई है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन जो है इन्होंने द्वारा कह दिया है RM लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है इन्होंने क्वेश्चन दोबारा क्यों पूछा। अब क्या पता भाई पूछ भी लिया हो, देख रहे हो मतलब कि चौबुर्ज स्तंभ वहां भी पूछा था, 4 स्तंभ की यहाँ भी पूछ लिया, वाह भाई वाह। अब ये तो आंख मीच के बच्चे इसका सही जवाब कर देंगे, खैर कोई बात नहीं, राम मनोहर लोहिया ही इसका सही आंसर है, 57 का ए, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया की जो थ्योरी है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि देखिएगा 2 बार क्वेश्चन मिला है और हमारा मंडल थ्योरी से भी क्वेश्चन मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के लिए विशिष्ट नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। डिजिटल शासन, संलग्न शासन, सार्वजनिक मूल्य, राजनीतिक प्रशासन, द्विभाजन। तो 58 58 में डी ऑप्शन राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन,
जो है हमारा पोस्ट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का विशिष्ट नहीं है, मतलब कि उसके लिए नहीं है ये, बल्कि डिजिटल शासन, संलग्न शासन, सार्वजनिक मूल्य, ये सारे हैं, ठीक है, डी नहीं है बस। 59 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस विचारक ने तर्क दिया कि आधुनिकता ने राष्ट्रीय पहचान को मिटा दिया है और सांस्कृतिक एकरूपता की ओर ले गया है, सांस्कृतिक एकरूपता की ओर ले गया। क्या कह रहे हैं कि किस विचारक ने तर्क दिया है कि आधुनिकता ने राष्ट्रीय पहचान को तो मिटा दिया है, मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है उसने जो नेशन आइडेंटिटी है वो तो मिट गई है और सांस्कृतिक एकरूपता की ओर ले जा रहा है। ये किसकी थ्योरी है? कार्ल मार्क्स की, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जे.एस. मिल की। तो 59 देखिएगा महात्मा गांधी की ये थ्योरी है, उन्होंने ही इस बात पर बल दिया था कि जितना आधुनिकता के दौर में मॉडर्नाइजेशन होता रहेगा तो राष्ट्रीय पहचान हम खोते जाएंगे और सांस्कृतिक एकरूपता, कल्चर हमारा सबका एक होता रहेगा। देख नहीं रहे वेस्टर्न जो कल्चर है वो एक होता जा रहा है। अब क्यों? राष्ट्रीय पहचान हमारी क्या है कि हम विविधताओं में एक हैं, इतने सारे अलग अलग चीज़ें होकर भी हमारी मतलब कि क्या है, हम एक बने पड़े हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, विविधताएं फिर समाप्त हो जाएंगी, एक रूपता हो जाएगी संस्कृति की। तो ये चीज़ महात्मा गांधी ने कही थी। देखिएगा याद रखना, ये चांस कम होते हैं कि जब उसी थ्योरी पे, सेम थ्योरी पे क्वेश्चन पूछ लेता है तो दोबारा पूछ ले, ठीक है, हमेशा अलग होता है। यूजीसी नेट का तो हमें अच्छी तरह से पता है, कहा भी जाता है कि यूजीसी नेट में बिल्कुल भी पिछले क्वेश्चन से अगले क्वेश्चनों में रिपीटेशन नहीं होता किसी भी क्वेश्चन का। हाँ, ये आप देख लो कि भाई राम मनोहर लोहिया को 2 बार रिपीट हुआ है तो राम मनोहर लोहिया अच्छे से करना है, ठीक है। अगर 2-3 बार क्वेश्चन किसी पेपर में मिल गए ऐसा तो आप कर सकते, लेकिन सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलने का उस थ्योरी पर, ठीक है। 60 में कह रहे हैं कि जॉन रॉल्स की पुस्तक द लो पीपल्स 1999 में जो लिखी गई थी, 1999 में अच्छी तरह से व्यवस्थित लोगों में शामिल है। तो इसमें देखिएगा यथोचित उदारवादी लोग और सभ्य गैर उदारवादी लोग, इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है, याद रखना, मैं इस पर ज़्यादा बल नहीं दूंगा। 61 में कह रहे हैं निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सोवियत संघ का विघटन, पेरेस्ट्रोइका और पराग स्प्रिंग आ गया। पराग स्प्रिंग दोस्तों ये नाम मैंने नहीं सुना, मैंने अरब स्प्रिंग तो सुना था, पराग स्प्रिंग। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसे पराग को बसंत स्प्रिंग भी कहते हैं ना, बसंत, ठीक है, तो क्या पता उसे इस नाम से बोला जा रहा हो, बसंत भी बोलते हैं। बसंत और पराग मुझे लग रहा है ये एक ही चीज़ है, हाँ ये एक ही चीज़ है, पराग और बसंत। पराग का मतलब वही, जब बसंत वही चीज़ है, ये एक ही। तो देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है बी बनेगा। पहले तो पेरेस्ट्रोइका ही तो आएगी, फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ था, फिर आया था अरब स्प्रिंग, ठीक है, पराग स्प्रिंग जिसे जो 2010 की घटना है, और पेरेस्ट्रोइका तो 1991 से बहुत पहले हो गया, ठीक है, उसी का वो था कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इसका सही ऑप्शन मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, पहले बी, ए और सी, ठीक है, BAC बनेगा। तो BAC कहीं दे नहीं रखा, वैसे BCA दे रखा है, तो मैं देख लेता हूँ इसका सही ऑप्शन क्या है। 61 का सी ऑप्शन एकदम सही है, पहले सी दे रखा है पराग स्प्रिंग। अच्छा आरोही क्रम, सॉरी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है ना, ये हम भूल गए, ठीक है। तो पराग स्प्रिंग जो है यहाँ पर देखिएगा आ रहा है तो सी ही आएगा, सही है ये बात, क्योंकि उल्टा हो गया ना, बी तो देखिएगा बीच में आ गया, हाँ एकदम करेक्ट, आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, मतलब ये जो है ऐसे लिखना है कि जो सबसे नई चीज़ है उसे सबसे पहले लिखना है, ठीक है, फिर घटते क्रम में आपको चले जाना है संख्या के अनुसार, सन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो ऐसे ही बैठेगा ना सही आंसर, तो हमने उल्टा लगा दिया था, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, कि इसमें जो है सी ऑप्शन है इसका एकदम करेक्ट है, पराग स्प्रिंग 2010, ठीक है, पेरेस्ट्रोइका बिफोर 1991 और फिर सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको आएगा, यानी कि CVA, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो है हमारा 62 में कह रहे हैं ये सबसे बड़ा राज्य विहीन जातीय समूह कौन सा है? फिलिस्तीनियों का, सर्वों का, कुर्दों का या सियाओं का? 62, ठीक है, कुर्दों का है, ध्यान रखना, ठीक है, कुर्दों का। ये देखिएगा ये पॉइंट मैंने भी नहीं पढ़ा है, कुर्द क्या होते हैं क्या नहीं होते। राज्य विहीन जातीय समूह कौन सा है सबसे बड़ा? कुर्दों का है, ये याद रखना है आपको 62 में। 63 में बात कर रहे हैं कि 1960 के दशक में किसने एक नई वैचारिक श्रेणी तैयार की कांग्रेस सिस्टम भारत में पार्टी प्रणाली को चिन्हित करने के लिए, ठीक है, कह रहे हैं कि 1960 के दशक में किसने एक नई वैचारिक श्रेणी तैयार की कांग्रेस सिस्टम भारत में पार्टी प्रणाली को चिन्हित करने के लिए? JP नारायण, DL सेठ, रजनी कोठारी या रामश्रय रॉय, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन
63 का सी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है, रजनी कोठारी, ठीक है, रजनी कोठारी इसका सही ऑप्शन है कि नई वैचारिक सरणी तैयार की थी 1960 के दशक में। इसमें जयप्रकाश नारायण मत करके आना, वैसे रिपीट तो होना नहीं है। आईन अकबरी किसने लिखी? आईन अकबरी किसने लिखी? देखिएगा ऐसे मत सोचना कि आईन अकबरी किसने लिखी, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, वो ऐसे पूछ लेगा कि किसके द्वारा, मतलब कि ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी किताब लिखी, ठीक है, पूछ लेगा ना, मतलब डायरेक्ट वो लेखक का नाम दे देगा, अब यहाँ पर किताब का नाम दे रखा है, ऐसे पूछ लेता है। ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन सही, एकदम सारे ऑप्शन सही और पूरा क्वेश्चन सही, ऐसे रिपीटेबल कम क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं। 64 में आईन अकबरी किसने लिखी? तो इसमें देखिएगा अमीर खुसरो, अकबर, अबुल फजल और वरोनी। तो 64 देखिएगा अबुल फजल, आईन अकबरी, ठीक है, आईन अकबरी, अबुल और अकबरी ऐसे याद रख सकते हो आप, लेकिन अकबरी से अकबर मत सेट कर जाना, ठीक है, अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है, सी। और 65 में क्या है, नीति मूल्यांकन की 3 मान्यताएं प्राप्त विधियां कौन कौन सी हैं वो आपको बताना है। 3 प्राप्त विधियां कौन कौन सी हैं, और इसमें 4 विधि दे रखी हैं और 3 कौन सी हैं वो आपको इसमें छांटना पड़ेगा, ठीक है। तो 65 का पहले मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, जिसका ऑप्शन एकदम सही जो है बी है, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, केवल ए और बी और सी, यानी कि डी गलत है, डी वाला नीति निर्माण गलत है, क्योंकि मूल्यांकन की बात आ रहा है तो नीति प्रभाव मूल्यांकन, नीति रणनीति मूल्यांकन, नीति परियोजना मूल्यांकन। वैसे इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि नीति निर्माण, उसमें मूल्यांकन नहीं लिखा है, ठीक है, तो ए बी सी ही सही है और डी वाला गलत है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन किसमें है, जिसमें ए बी सी लिखा हुआ बी में, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट 65 का, ठीक है। टेबल 1 को टेबल 2 के साथ मिलाना है, इसमें राइटर के साथ आपको पुस्तकों से मिलाना है। देखिएगा राइटर, पुस्तक, ये कितना आया है, ठीक है, बुक से राइटर को मिलाने का। अब कह रहे हैं कैट मिलेट 66, अब भैया 1 मिनट जरा, तो देखिएगा इसका जो सही ऑप्शन है ना वो आपका बी है 66 का, वो सॉरी बी कह रहा हूँ, सी ऑप्शन एकदम सही है, जिसमें 4 मतलब कि पहले का दूसरा है, सॉरी पहले का मतलब चौथा बनेगा और दूसरे का आपका दूसरा बनेगा, तीसरे का भी तीसरा बनेगा और चौथे का पहला बनेगा, ठीक है, मतलब बीच वाले सेम है और पहला और एंड का अलग अलग है बस। तो कैट मिलेट का जो है आपका 4th से मिलेगा सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ठीक है, और अगला जो है सिमोन डी व्यूवायर, ठीक है, द सेकंड सेक्स, ये इनका आ भी चुका है, देखिएगा पहले भी आपने देखा होगा। और अगला कह रहे हैं कि जर्मेन ग्रीर, ठीक है, द फीमेल यूनच, ये भी इसके साथ मिलेगा। और डी जो है जीन वी एल्स्टेन, पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन, ठीक है। तो देख रहे हो ये कैसी कैसी पुस्तक पूछ रहा है आपसे, तो ध्यान रखना। और इसमें मैंने आपको बता दिया जीन बी एल्स्टेन ने पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन पर लिखा है, ठीक है, 66। और इसके ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, जिस ऑप्शन में आपका बन रहा है 4 2 3 1, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, 66। 67 कह रहा है कौन सा समूह विभेदित अधिकार जो कमलिका का सुझाव है कि बहुल लोकतांत्रिक राज्य द्वारा बाहरी सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया जा सकता है। कौन सा समूह विभेदित अधिकार जो कमलिका का सुझाव है कि बहुल लोकतांत्रिक राज्य द्वारा बाहरी सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है 67 में डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। उपरोक्त सभी विशेष समूह प्रतिनिधित्व अधिकार, सरकारी अधिकार, बहुजातीय अधिकार सारे ही सही हैं तीनों, ठीक है। 68 में कह रहा है कौन सा दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मॉडल एक संगठन के रूप में राज्य की भूमिका को महत्व नहीं देता। निर्भरता का मॉडल, यथार्थवादी मॉडल, नव यथार्थवादी मॉडल और अनन्योश्रय बहुलवादी मॉडल। तो 68, तो 68 का देखिएगा सही ऑप्शन जो है ए है, निर्भरता मॉडल, ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी पे क्वेश्चन आया है, याद रखना। 69 में देखिएगा फिल इन द ब्लैंक है, कह रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन है कि का झुकाव सार्वभौमिक सत्य के संशयवाद, खंडन और विघटन की ओर है। उत्तर आधुनिकतावादी, व्यवहारवादी, समाजवादी, संशोधनवादी। 69 ए इसका सही है कि उत्तर आधुनिकतावादी का झुकाव सार्वभौमिक सत्य के संशयवाद, खंडन और विघटन की ओर है। साफ्टा से आया है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, मतलब कि निम्नलिखित कारणों से सफल नहीं रहा, वो आपको बताना है साफ्टा क्यों नहीं सफल रहा। तो देखिएगा साफ्टा, नाफ्टा ये आपने पढ़ा होगा,
अब इसमें देखिएगा कह रहे हैं कि साफ्टा क्यों नहीं सफल रहा और नाफ्टा सफल रहा। साफ्टा क्यों नहीं सफल रहा, तो उसके यहाँ पर कारण दे रखे हैं कौन से हैं कि देशों का संकीर्ण निर्यात आधार, द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते का अभाव या राजनीतिक बाधाएं। वैसे इसका बी और सी सही होना चाहिए, वैसे मैं देख लेता हूँ 70वें का बी ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी वाला। मतलब कि देशों का संकीर्ण निर्यात आधार की वजह से और राजनीतिक बाधाओं की वजह से ये मतलब कि नहीं हो पाया सफल साफ्टा। ठीक है, द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते का भाव इसमें मतलब कि नहीं रहा था, समझौते तो हुए थे लेकिन राजनीतिक बाधाएं काफ़ी आई थी। ठीक है, साफ्टा। सत्तर में भी देखिएगा विचारक और पुस्तक आ गया, कितनी सारी पुस्तक इसने पूछनी है। ठीक है, अब यूँ देख लो 20 पुस्तक होगी होंगी जहाँ तक मुझे लग रहा है इसकी इस पेपर में अब तक। तो अब इसमें कह रहा है विचारक हैं पढ़यानी, योग सूत्र है भरत मुनि की वज्र सूची है, नाट्यशास्त्र असव घोष, पतंजलि, अष्टाध्यायी। ये किसकी है देखिएगा, अष्टाध्यायी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार पूछी गई है ये किताब अष्टाध्यायी। ठीक है, तो याद रखना अष्टाध्यायी किसकी है। तो अष्टाध्यायी, तो इसमें देखिएगा पहले मैं इसमें डायरेक्ट मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ। अरे कहाँ गया ये रहा, 61 बस, सॉरी 71। तो 71 में ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। तो ए में जो है अष्टाध्यायी है, पाणिनि की है। ठीक है, पाणिनि की क्या है, अष्टाध्यायी। ठीक है, याद रखना। और भरत मुनि की क्या है, नाट्यशास्त्र तो भरत मुनि का ही है और ये हिंदी में भी पढ़ाया जाता है। अश्व घोष जो है वो किसका है जी, ये है आपका वज्र सूची पुस्तक के हैं ये। ठीक है, और पतंजलि को किसने क्या लिखा है, पतंजलि जी ने योग सूत्र। ठीक है, योग के बारे में तो आप रामदेव बाबा जी से भी याद रख सकते हो, उनकी पतंजलि कंपनी है वो जो योग पर बल देते हैं। ठीक है, योग सूत्र पतंजलि की होगी। और भरत मुनि नाट्यशास्त्र आसानी है, इसमें आपने पढ़ा होगा भरत मुनि को, पहले भी पढ़ाया जाता है हिंदी में। नाट्यशास्त्र रसों के बारे में पढ़ाया जाता है ना, जिसमें हिंदी के बारे में काफ़ी लिखा हुआ है नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र हो गया। पाणिनि किसकी, अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने। ठीक है, सॉरी मैं आग वो कर रहा हूँ मिक्स। अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने। ठीक है, योग सूत्र पतंजलि ने, और भरत मुनि ने क्या लिखा, नाट्यशास्त्र। और वज्र सूची किसने लिखी है, अश्व घोष ने। ठीक है, वज्र सूची मिस्टेक हो सकता है, इसे आप याद रखना अच्छे से कि वज्र सूची ये भूल सकते हो, अश्व घोष ने लिखी। तो इसका सही ऑप्शन मैंने बता दिया है, 71 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, लोकपाल विधेयक। ठीक है, तो लोकपाल देखिएगा क्वेश्चन दोबारा आ गया, रिपीट क्वेश्चन लोकपाल। तो लोकपाल में कह रहा है कि कौन सा जन लोकपाल विधेयक की विशेषता है, कौन कौन सी। ठीक है, इसमें एक से अधिक भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। कि अब हम पढ़ लेते हैं कौन सी है। अब देखो इसमें कह रहा है लोकपाल के पास जनता से शिकायत प्राप्त करने और स्व प्रेरणा से कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा। ये तो सही है। ठीक है, कि लोकपाल के पास शिकायत प्राप्त करके उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है। लोकपाल के पास पुलिस शक्ति होगी, वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के में भी सक्षम होगी। ये भी सही है। ठीक है, लोकपाल और सीबीआई को नहीं जोड़ा गया है। हाँ, ये देखिएगा मतलब ये विशेषता नहीं है, मतलब ये इसके अंदर नहीं आएगा। लोकपाल और सीबीआई को नहीं जोड़ा गया है, सीबीआई का अलग ही सेक्टर है। लोकपाल और सीबीआई मतलब कि नहीं जोड़ा गया है, ये जो है एकदम इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि लोकपाल और सीबीआई को आपस में जोड़ दिया गया है, ये इसकी विशेषता बनेगी। ठीक है, नहीं इसमें वर्ड आया है। ठीक है, याद रखना इसमें नहीं शब्द आया है, नहीं जोड़ा गया है लोकपाल और सीबीआई को। ठीक है, नहीं, बल्कि ये गलत आ गया यहाँ पर, नहीं वर्ड। और अगला क्या पूछा है, लोकपाल दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को खिलाफ मुकदमा सक्षम होगा। तो इसमें सही ऑप्शन ना वो सी छोड़ के रहेगा, ए बी डी दे तो रखा है एक में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, जिसमें ए और बी और डी है, सी नहीं। ठीक है, तो ये था आपका 72 का सही ऑप्शन, एकदम सी सही था। ठीक है, जिसमें लोकपाल और सीबीआई को नहीं जोड़ा गया, ये विशेषता नहीं होगी क्योंकि इसमें नहीं शब्द आ गया, वो तो गलती हो गया ना। सब चीज़ जुड़ी पड़ी है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जैसे प्रधानमंत्री वाला, बहुत सारी इसमें नहीं है। सीबीआई का अलग मामला है, उस पर वो संशोधन वगैरह होंगे, फिर चेंजेस होगा लोकपाल से, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई, सारी लिखी गई हैं और एक नहीं लिखी गई है, वो आपको यहाँ पर बताना है। हाँ यही है, अरे यार, द स्टेट्समैन
द लॉ, एपोलॉजी और निकोमेचियन इथिक्स 73। इसका डी है, ठीक है। निकोमेचियन इथिक्स, एपोलॉजी भी अरस्तु प्लेटो ने लिखी है, सॉरी, द लॉ भी प्लेटो ने लिखी है और द स्टेट्समैन भी प्लेटो ने लिखी है, लेकिन निकोमेचियन इथिक्स ये जो है प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है। कह रहे हैं कि हन्ना पिटकिन द्वारा सुझाए गए प्रतिनिधित्व मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? प्राधिकृत प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व या तात्विक प्रतिनिधित्व? आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है ये गलत है प्रतिनिधित्व मॉडल के बारे में, ये वाला पॉइंट गलत है, ठीक है। आनुपातिक, ये प्राधिकृत और प्रतीकात्मक और तात्विक ये सारे सही हैं, तो सी ऑप्शन इसका आएगा सही। 75 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कूटनीति विदेश नीति का एक साधन है, ये तो सही है ऑप्शन। प्रमुख, क्योंकि पूछ रहा कौन सा सही नहीं है कथन, वो हम पे डायरेक्ट बताना है। ये इस तरह से आसान है, लेकिन वो मिस्टेक उसमें अंदर दे देता है ना, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर आमतौर पर विदेश मंत्रियों द्वारा बातचीत की जाती है, ये भी ठीक है। राजनयिक अब अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाते जितनी कभी निभाते थे। राजनयिकों को अब 19वीं शताब्दी की तुलना में अधिक ढील मिलती है। तो इसमें सी और डी में ही मुद्दा फंस रहा है कि 75 में क्या होगा। तो देखिएगा ये ना डी ऑप्शन है इसका सही, कि राजनयिकों को अब 19वीं शताब्दी की तुलना में अधिक ढील मिलती है। ऐसा नहीं है, अधिक ढील नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है 75वें का। राजनयिक अब अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाते जितनी कभी निभाते थे। मतलब जैसे चाणक्य के काल में आप देखोगे या मनुस्मृति में जिस तरह से बताया गया है, उस तरह उसमें उस दौरान ज़्यादा भूमिका होती थी, लेकिन ये 19वीं शताब्दी की तुलना में अधिक ढील मिलती है, बहुत थोड़ी है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। 76, अब देखिएगा ये विचारक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचार पूछ लिए हैं इसने, जो आपको मिलान करना है। तो देखिएगा 76 में जो मिलान आपका होगा, तो कह रहे हैं कि केनेथ वोल्टेज का ना फर्स्ट ऑप्शन ही सही है सामने वाला, कि अंतर्राज्यीय संघर्ष का कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना है, अर्थात संप्रभु राज्य के ऊपर एक व्यापक अधिकार की कमी। ये विचार अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दृष्टि से केनेथ वोल्टेज का है और ये सही है। उदारतावाद के संदर्भ में कह रहे हैं इसका जो है तीसरे के साथ बनेगा, वैश्विक शासन प्रणाली, ठीक है। उदारतावाद में राज्य अधिकतम शक्ति बढ़ाते हैं, ये नहीं है उदारतावाद में, ठीक है। वो वैश्विक शासन प्रणाली ही होगा, क्योंकि इसका सही ऑप्शन जो है ना ए दे रखा है, और ए के हिसाब से देखेंगे 76 को, तो सॉरी दोस्तों, इसका ना बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हाँ, बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट है, यानी कि पहला तो पहले के साथ ही बनेगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन जो वो है दूसरा जो है वो फोर्थ के साथ बनेगा, ठीक है। हाँ, दूसरा जो है उदारतावाद ये बनेगा फोर्थ के साथ। सामाजिक दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए वह दुनिया बाहरी नहीं है और वह आसानी से बदल जाती है, ठीक है जी। ये उदारतावाद के साथ बनेगा, यानी कि बी जो है वो फोर्थ के साथ बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका बी ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है, जिसमें दे रखे हैं ना ये सारे ऑप्शन, तो इसमें बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है 76 का। जॉन मिर्सिमर, राज्य अधिकतम शक्ति बढ़ाते हैं, ये उनका कहना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। और डी कह रहे हैं कि डी में है डी माइकल जोर्न, तो इसमें जो है आपका वैश्विक शासन प्रणाली ही आएगा, सॉरी, इसमें वैश्विक शासन प्रणाली ही आएगा, ठीक है। हाँ, आमने सामने रहेगा वो, सॉरी, कि माइकल जुर्नू बोल रहा है ना, जुर्न, वैश्विक शासन प्रणाली तीसरा आएगा, तो इसका सही ऑप्शन बी है, ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया है। 77 में कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ बनानी है और पुस्तक पूछ ली। देखो मुझे लग रहा है अब 30-40 पुस्तक हो जाएंगे अब तो। पेरियार की कौन सी पुस्तक है, ज्योतिबा फूले की कौन सी है, पंडिता रमाबाई की कौन सी है और ताराबाई शिंदे की कौन सी है। अब इसमें 77 का जो है डी ऑप्शन सही है, कि फर्स्ट का तो डी से बनेगा, उस फर्स्ट का बनेगा फोर्थ से। पेरियार की जो है वो सैत कन्यांच असुड, ठीक है, आसुड, ये पेरियार की है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि 77 का सही ऑप्शन क्या है, वो डी है। 77 का डी ऑप्शन अगर सही है दोस्तों, तो डी में थर्ड जाएगा ना। हाँ, सॉरी 77 में देखिएगा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब इसका जो है डी ऑप्शन अगर सही है तो तीसरे ऑप्शन के साथ मिलान होगा पेरियार का, यानी कि
बाय आर वुमेन अनसॉल्व्ड, ठीक है, बाय आर वुमेन अनसॉल्व्ड, ये जो है पुस्तक पेरियार ने लिखी है। और अगले हैं ज्योतिबारा फूले, ये जो है इसमें जो आएगा वो आएगा ये वाला सैत कन्यांच आसूड। तो देखिएगा इनकी जो एक पुस्तक है गुलामगिरी ज्योतिबारा फूले की, वो नहीं पूछी है, वो ही फेमस है और वही ज़्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ये पूछ लिए सैत कन्यांचा आसूड, ठीक है, फोर्थ बी के साथ फोर्थ का मिलान होगा। ताराबाई सिंधे स्त्री पुरुष तुलना, ये पुस्तक का नाम है इनका। और पंडिता रमाबाई ने लिखी है द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, ठीक है, वुमेन की बात पंडिता रमाबाई ने करी है, तो ये याद रखना, ठीक है, अच्छे से। डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, फर्स्ट का थर्ड है और सेकंड का फोर है और सी का सेकंड है और डी का आपका फर्स्ट है। 78 लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख कौन है? राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक, सचिव। तो बताइए। अब देखिएगा वहाँ पर जो है उपराज्यपाल तो नहीं, उपराज्यपाल तो मेरे हिसाब से नहीं है लक्षद्वीप में, वहाँ पर प्रशासक ही होते हैं। 78, अब मैं देख लेता हूँ और आंसर क्या दे रखा है। हाँ सही है, प्रशासक हैं, प्रशासक ही हैं। पहले आशीष नाम के प्रशासक थे जहाँ तक लक्षद्वीप में, अब तो खैर चेंज हो गए हैं, वो उन्होंने बीजेपी वाले ने अपना बैठा दिया है, तो प्रशासक ही हैं वहाँ पर, ठीक है, प्रशासक ही होते हैं लक्षद्वीप में, उपराज्यपाल नहीं होते, ये गलती मत कर देना। उपराज्यपाल दिल्ली में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में। 79 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा उदारतावाद का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में, और हाँ उपराज्यपाल की जब बात आती है ना, एक चीज़ और बता दूं, उपराज्यपाल वहाँ पर होता है केवल, कहाँ पर, वो पुडुचेरी में, ठीक है, पुडुचेरी और दिल्ली और कहाँ पर याद रखना है, और आपका लद्दाख कश्मीर, इन स्थानों पर ही केवल उपराज्यपाल हैं, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सब में प्रशासकों की ही तैनाती होती है, ये याद रखना, ठीक है, चाहे वो फिर दमन द्वीप दादर व नगर हवेली हो, चाहे वो आपका फिर और वाला क्षेत्र हो, चंडीगढ़ वाला क्षेत्र हो, सब में प्रशासक ही हैं। फिर 79 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उदारतावाद का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारतावाद का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? तो उदारतावाद पे देखिएगा क्वेश्चन ये चौथी पांचवी बार रिपीट हुआ है, उदारतावाद, ठीक है, तो इसमें बताना है कि प्रमुख सिद्धांत नहीं है, तो आर्थिक नियतिवाद का नहीं है, अधिकारपूर्ण व्यक्तिवाद का नहीं है, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नहीं है, या बहुलवाद का नहीं है, उदारवाद का प्रमुख सिद्धांत नहीं है पूछा है ना। तो 79 में देखिएगा सही आंसर ए है, आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत नहीं है उदारतावाद में, और सारे हैं मतलब, ठीक है। अब इसमें देखिएगा निम्नलिखित मार्क्सवादी विचारकों में से किसने अधिपत्य, 79, हाँ 80 पे हम आ चुके हैं। निम्नलिखित मार्क्सवादी विचारकों में से किसने अधिपत्य की अवधारणा पेश की है? ग्रामसी, लेनिन, लुइस अल्थुसर और रोजा लग्जमबर्ग। तो इसमें 80 में देखिएगा ए है ग्रामसी अधिपत्य की अवधारणा पेश की है, याद रखना, ग्रामसी इसका करेक्ट आंसर है। 81 में कह रहे हैं कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग द्वारा कराए गए चुनावों को मामलों को न्यायपालिका के हस्तक्षेप को रोकता है? कह रहे कि कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग द्वारा कराए गए चुनावों के मामलों में, भारत के चुनाव आयोग द्वारा कराए गए चुनावों के मामलों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को रोकता है? तो आर्टिकल 325, 327, 328, 329। तो देखिएगा इलेक्शन कमीशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछ रहा है इलेक्शन कमीशन से, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। तो 81 में देखिएगा सही ऑप्शन डी है 329, और आर्टिकल इसने पहले कौन सा पूछा था? आर्टिकल 324 पूछा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है 81 का आंसर जो है 329 अनुच्छेद में यही लिखा हुआ है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा कराए गए चुनावों के मामले में न्यायपालिका जो है हस्तक्षेप को रोकता है। न्यायपालिका मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसको रोकता है। तो ये आर्टिकल 329 में लिखा हुआ है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में यौन उत्पीड़न के मामले के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है? विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान। अब इसमें देखिएगा केसेस पूछ लिए हैं, ठीक है, MR बोम्मई बनाम भारत संघ, इंदिरा सहानी बनाम भारत संघ, तुकाराम और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला। कौन सा मामला था बताइए? 82 का वैसे सही आंसर ए है, ठीक है, ए, विशाखा और अन्य मामला, अन्य बनाम राजस्थान मामला, ठीक है। तो विशाखा लिख लेना आप कहीं कि विशाखा मामला क्या था, इसे पढ़ लेना, ठीक है, विशाखा राजस्थान का जो मामला था बसिस। निम्नलिखित में से कौन सा अराजकतावाद का समर्थन करता है? कार्ल मार्क्स, पियरे प्राउडन और पीटर क्रोपोटकिन और एडोल्फ हिटलर।
तो इसमें नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर चुनना है। अराजकता का समर्थन कौन करते हैं? अराजकता का समर्थन देखिएगा एडोल्फ हिटलर तो आएगा ही आएगा। 83 का क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही है। बी में देखिएगा बी और सी दे रखा है, वैसे सॉरी एडोल्फ हिटलर नहीं आएगा। अराजकता का समर्थन करता है, अराजकतावाद का समर्थन करता है, इसमें 83 में बी ऑप्शन है और जिसमें बी और सी सही हैं केवल। पियरे प्राउडॉन और पीटर क्रॉपोटकिन, ठीक है, बी और सी ही केवल सही हैं, ठीक है, क्योंकि 83 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 83 का बी ऑप्शन करेक्ट है। मैं सोच रहा था कि अराजकतावाद का समर्थन तो एडोल्फ हिटलर किया करते थे, खैर छोड़ो, मेरा गलत है। 84 में कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया? ठीक है, बीमर संविधान देखिएगा, बीमर गणराज्य से दूसरा क्वेश्चन आया है, ठीक है, याद रखना इसके मामले में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों को कौन सा जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो जर्मनी के संविधान को बीमर कहते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, वो बीमर पूछ रहा है आपसे, बीमर गणराज्य। तो इसमें देखिएगा समवर्ती सूची, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक कर्तव्य, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो कौन सा प्रावधान लिया है जर्मनी के संविधान से भारत ने? तो देखिएगा वो है केवल मौलिक कर्तव्य। जी हाँ, नहीं, मौलिक कर्तव्य तो यार आयरलैंड से हो जाएंगे ना। मौलिक कर्तव्य मेरे हिसाब से रसिया से हैं, आप बता देना, मेरे हिसाब से रसिया से हैं मौलिक कर्तव्य। लेकिन ये इसका जो जर्मनी वाला है बीमर कॉन्स्टिट्यूशन से जो इंडिया ने एक्सेप्ट करा है वो इमरजेंसी ली है, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान जो मौलिक अधिकार होते हैं ना वो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होगा, ठीक है। लेकिन कुछ आर्टिकल हैं वो रह जाते हैं, जैसे 20 और 21 है जहाँ तक है। हाँ, 20 और 21 मतलब कि निलंबन नहीं होता है, बाकी सारे मौलिक अधिकार निलंबन हो जाते हैं आपातकाल के दौरान। तो ये जो थ्योरी है जर्मनी के संविधान से भारत ने ली है, याद रखना। जो मौलिक कर्तव्य है ना वो आप बताना कहाँ से लिए हैं, मेरे हिसाब से रसिया से ही लिए हैं इंडिया ने। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम ने अवैध अप्रवासियों को पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए अपात्र बना दिया? ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2003 और 2005। तो देखिएगा 85 में सी है, 2003 है, ठीक है, ध्यान रखना, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, ठीक है, मतलब CAA जो है और सिटीजन अमेंडमेंट जो है 2003 के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, अपात्र बना दिया है उनको। किस राजनीतिक विचारक ने तर्क दिया कि विचारों की राजनीति से उपस्थिति की राजनीति में परिवर्तन हो रहा है? तो वो ये जो है एनी फिलिप्स ने कहा है, ठीक है, एनी फिलिप्स, ठीक है, याद रहेगा, एनी फिलिप्स ने कहा है। 87 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिका से संबंधित है? लोकस स्टैंड का शासन व विस्तृत दृष्टिकोण, कठोर न्यायिक प्रक्रिया, प्रक्रियात्मक लचीलापन, AC मेहता बनाम भारत संघ। ये लोकस स्टैंड तो मुझे नहीं लग रहा जिसमें ए हो, वो नहीं लग रहा, मतलब खैर इसमें तो सब में दे रखा है ए वाला। 87 का वैसे डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं सी है, ठीक है, 87 का डायरेक्ट आंसर सी मैंने आपको बता दिया है, जिसमें A, C और D, ठीक है, मतलब कठोर न्यायिक प्रक्रिया जनहित याचिका से संबंधित नहीं है, और A, C, D इसके सारे सही हैं, ठीक है, सारे जनहित याचिका से संबंधित है। AC मेहता भारत का जो मामला था भारत संघ का, प्रक्रियात्मक लचीलापन और लोकस स्टैंड के शासन, क्यों लोकस स्टैंड के शासन का विस्तृत दृष्टिकोण हमने नहीं पढ़ा था जनहित याचिका में। 88 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है? 88 कौन नहीं है? पूरे देशों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित, गाय संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों में। देखिएगा इसका ना ए ऑप्शन सही है कि सभी नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता, इस पे तो अब काम चल रहा है ना, ये DPSP के अंदर ये हिस्सा नहीं है, ठीक है, याद रखना। अब इसमें DPSP की बात कर रहा है वैसे ही। 88 देखिएगा आपको बता दूं 88 में ना ये जो है ना सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का जो अधिकार है ना दोस्तों, ये DPSP के अंदर नहीं है, ये ना फंडामेंटल, ये तो राइट है मेरे हिसाब से। अल्पसंख्यक की 29 और 30, हाँ, आर्टिकल 29 और 30 जो है ना हमारा उससे संबंधित है, जो D ऑप्शन है, DPSP नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि DPSP पे पूछा है ना दोस्तों क्वेश्चन इनने, पूरे देश में मतलब जो DPSP है तो पूरे देश में देखिएगा समान, CAA की वो जो है हमारा समान नागरिक संहिता, ठीक है, तो इसको जब बात करते हैं वो, तो समान नागरिक संहिता की तो बात होती है उसमें DPSP में एक जगह, वो आर्टिकल याद नहीं आ रहा है मेरे को,
गाय संरक्षण तो बात होती है, पशुओं की बात करते हैं, मतलब पर्यावरण की सुरक्षा की भी बात करते हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के अनुसार, अब ऐसे फंस आता है क्वेश्चन, यही तो बात है। डीपीएसपी से डायरेक्ट देखिएगा क्वेश्चन पूछा है इसने, लेकिन जैसे मैंने ही सोच लिया कि समान नागरिक संहिता पे तो काम अब चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो डीपीएसपी में दे रखा है, मेरा एकदम से दिमाग में सही निकल गया। लेकिन डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि डी ऑप्शन जो है ना आर्टिकल 29 और 30 से संबंधित है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है और वहाँ पूछ रहा है, वो डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के संदर्भ में 1832, 1867 और 1884 के सुधार अधिनियम इससे संबंधित हैं। लॉर्ड्स की शक्तियाँ, राजा की शक्तियाँ, मताधिकार, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मताधिकार से संबंधित है, याद रखना, ठीक है, मताधिकार से संबंधित है। 89 का जो आंसर है वो आपका सी है, मताधिकार 89 का सी। 90 में कह रहे हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन, या मतलब कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। तो वो क्या है दोस्तों? उपाधियों का उन्मूलन की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 जहाँ पर समानता का अधिकार की समाप्ति होती है, उस आर्टिकल पे ही 18 अनुच्छेद है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब कि पहले अंग्रेजों के ज़माने में देते थे ना हुड, सर, उनसे शहनशाही या मतलब कि अपने आप को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोग दिखा देते, तो वो चीज़ थी, समानता स्थापित करने के लिए ये चीज़ करी गई थी। 91 में कहने कि जून पॉलिटिकॉन संदर्भित करता है। जून पॉलिटिकॉन संदर्भित करता है, भाई ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा। अब 91 में कह रहा है एक राजनीतिक जानवर के रूप में मनुष्य, राजनीतिक समुदाय, राजनीतिक स्थान, राजनीतिक अर्थव्यवस्था। 91 में ए ऑप्शन इसका सही है, एक राजनीतिक जानवर के रूप में मनुष्य। 91 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, मैं उस पर क्यों जा रहा हूँ। 91 का जो है ए ऑप्शन सही है, जून पॉलिटिकॉन संदर्भित करता है एक राजनीतिक जानवर के रूप में मनुष्य। 92 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मूल संरचना में शामिल है? न्यायिक समीक्षा प्रस्तावना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, मूल संरचना में शामिल है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें देवीर ऐसे दे दिया, मैं वही तो सोच रहा था कि यार ऐसे थोड़ी होगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक आंसर है ना हमें अटेम्प्ट करने। तो इसमें देखिएगा ए या बी है, या ए या सी है, या ए बी सी है, या सभी हैं मूल संविधान की संरचना में। 92 तो देखिएगा इसमें जो है सारे ही हैं, क्यों धर्मनिरपेक्षता तो जोड़ा गया था बाद में, ठीक है, पंथनिरपेक्षता जो प्रस्तावना के अंदर, और धर्मनिरपेक्षता की बात भी करते हैं हम उसमें हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी, ये भी संविधान की मूल वो है, ठीक है, ये तो हमारा चुनाव आयोग का फैला ही वो है आर्टिकल, मेरे हिसाब से 324 या 323 में यही चीज़ लिखी हुई है। प्रस्तावना भी देखिएगा मूल स्ट्रक्चर है, न्यायिक समीक्षा भी वो है हमारा, ठीक है, जुडिशरी रिव्यू जो है वो भी हमारा मूल संरचना में शामिल होती है। तो उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हैं 92 के, ठीक है। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे माओ जेडोंग, सन यात सेन, ली पोंग या ताओपिंग। तो माओ जेडोंग सही आंसर है मेरे हिसाब से 93, हाँ 93 का सी ऑप्शन है दोस्तों, सॉरी। चीनी गणराज्य के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, तो याद रखना माओ जेडोंग नहीं है, ये सन यात सेन जो है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सन यात सेन। अब देखिएगा किस देश के राष्ट्रपति पहले थे, भारत के थोड़ी पूछेगा ना, वो पड़ोसी देश के पूछ रहा है। माओ जेडोंग ना हमने पढ़ा था उसमें, चीन में जो आंदोलन हुए थे उस दौरान हम माओ जेडोंग को पढ़ते हैं। तो सन यात सेन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है। द सिविक कल्चर पुस्तक किसने लिखी? कार्ल ड्यूस ने, गैरवियर आलमोंड या सिडनी वार्वा ने, बियोकी ने, मैक्स वेबर ने। द सिविक कल्चर 94, इस जो है ये दो राइटर ने लिखी है, ग्रेवियर आलमोंड और सिडनी वार्वा ने, ठीक है, याद रखना है। 94 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइरिस मैरियन यंग ने इसके बारे में लिखा है, डेमोक्रेसी एंड डिफरेंस, कोस्मोपोलिटेनिज्म और एनलाइटमेंट और या मार्क्सिज्म, ठीक है, मार्क्सिज्म या एनलाइटमेंट और डेमोक्रेसी एंड डिफरेंसेस। अरे ये बड़ा खतरनाक सा शब्द है। तो आइरिस मैरियन यंग ने किसके बारे में लिखा है आपको बताना है। तो ये जो है डेमोक्रेसी एंड डिफरेंस के बारे में ही इन्होंने लिखा है, ठीक है। 95 का ए ऑप्शन सही है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इस वर्ष जोड़ा गया, 1956, 1980 में, 1976, 1987।
तो करेक्ट आंसर 42वां संविधान संशोधन, इसका सही आंसर है 1976। ठीक है, याद रखना आपको कि 42वां संविधान संशोधन दोस्तों जरूर पूछता है। ठीक है, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं संविधान का। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसी के द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। 96 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है टेबल और रेप। फिर तो अब तो मुझे लग रहा है 30 किताबें आ गई हैं। किताबें देखिएगा बहुत पूछी हैं इसने। अब बच्चा यार कितनी किताबें याद रखेगा, हम तो सोच रहे थे कि किताबों की संख्या कम ही होंगी। किताबों में फिर पूछ लिया है कि पैरी एंडरसन ने कौन सी लिखी है। पहले मैं 97 का आंसर देख लेता हूँ। तो देखिएगा ये 97 का जो आंसर है वो डी है, यानी कि पहले का तो पहले से ही मिलेगा। पैरी एंडरसन ने द इंडियन आइडियोलॉजी लिखी है। ठीक है, द इंडियन आइडियोलॉजी किसने लिखी है? पैरी एंडरसन ने। ठीक है जी, वन मिनट जरूर रुकिए। हाँ, पैरी एंडरसन ने द इंडियन आइडियोलॉजी ही लिखी है, वो मैंने देख लिया है। मैं देख रहा था कि उनका ही है नहीं है। हाँ, सही आंसर है डी ऑप्शन, सही चल रहा है अभी तक। तो पार्थ चटर्जी ने जो है दूसरी लिखी है, दूसरे का दूसरा ही है, मतलब द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो ये पार्थ चटर्जी ने लिखी है। पाल वॉस ने कौन सी किताब लिखी है? तो इसमें आगे पीछे हैं, ये चौथे पे जाएगा। ठीक है, एथेनिसिटी एंड नेशनलिज्म थ्योरी एंड कंपैरिजन, ये जो है आपका पाल वॉस की है। ठीक है, याद रखना। अतुल कोहली ने कौन सी लिखी है? तो वो लिखी है एम्पीरियलिज्म एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड, हाउ ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट शेप्ड द ग्लोबल पेरिफेरी। ठीक है, ये जो है अतुल कोहली की किताब है। तो देखिए जितनी भी किताब है आप एक उसमें लिख लेना सारी, क्योंकि किताब पे तो आगे पीछे करके क्वेश्चन वो पूछ लेगा। अब इस ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना कि भाई कि बताओ कि अर्थशास्त्र किसने लिखी, शुक्राचार्य वो शुक्र नीति किसने लिखी, ऐसे पूछता मनुस्मृति, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई। वो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन तो वो ऐसे ही निकालेगा ना, क्योंकि पता है बच्चे के नंबर आना जाए ज़्यादा है, बस वो पेपर बनाने वाले ने ये सोच कर रखी है। भारत में राज्य निर्देशित आर्थिक विकास योजना की प्रणाली को वर्णन करने के लिए परमिट लाइसेंस कोटा राज वाक्यांश किसने गढ़ा? परमिट लाइसेंस कोटा राज। ठीक है, ये याद रखना। अतुल कोहली, TN श्रीनिवासन, राजा गोपालाचारी, MM अंसारी। तो देखिएगा इसका राजा गोपालाचारी आएगा। परमिट लाइसेंस कोटा राज जो था वो राजा गोपालाचारी ने ही करा था, और ये हमारे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे उसके स्वतंत्र भारत के। ठीक है, जैसी फर्स्ट आज़ादी मिली थी 1947 को, तो उस दौरान उसके बाद राजा गोपालाचारी को ही तैनात किया गया था भारत में। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी इनका नाम है। इन्होंने ही परमिट लाइसेंस कोटा का वर्णन किया था राज्य निर्देशित आर्थिक विकास योजना की प्रणाली को वर्णन करने के लिए। ठीक है, ये वाक्यांश इनके द्वारा ही गढ़ा गया है, राजा गोपालाचारी। कह रहे हैं कि हित के सुलह के रूप में राजनीति के दृष्टिकोण का समर्थन किसके द्वारा किया जाता है? उदारतावाद के द्वारा। ठीक है, उदारतावाद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। उदारतावाद काफी बार आया है। ठीक है, IMF पे देखिएगा अब आया है क्वेश्चन। IMF पे आ गया तो हो सकता है अगली बार भाई वर्ल्ड बैंक पे पूछ ले, क्योंकि ये तो जोड़ी है ना, इन्हें वो कहा जाता है, जुड़वा कहा जाता है। तो आपने पढ़ा भी होगा ब्रिटेन वुड्स संस्था में, इन्हें ट्विंस कहा जाता है, 2 ट्विंस। IMF की मुख्य भूमिका क्या है? स्थिर विनिमय दर व्यवस्था सुनिश्चित करना और भुगतान संतुलन में संकट का सामना कर रहे देशों को आपातकालीन सहायता प्रदान करना। व्यापार उदारीकरण के लिए मंच प्रदान करना, ये बिल्कुल भी गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। उदारीकरण के मंच नहीं देता IMF। विकास में देशों की सहायता करना, दुनिया भर में निजी निवेश को सुविधा देना। बट इसका ना गलत है, इसका 100 का ना ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विनिमय दर को व्यवस्था को सुनिश्चित करता है ये, और भुगतान संतुलन को संकट का सामना करते हैं जो देश, यानी कि बैलेंस पेमेंट कहते हैं उसे, भुगतान संतुलन को। तो उसके दौरान अगर कोई देश संकट का सामना कर रहा है तो उसको इमरजेंसी में सहायता करना है, जैसे वो है श्रीलंका का संकट चल रहा है, तो ऐसे में IMF ही आगे आएगा, लेकिन वो दे नहीं रहा है। तो यही थे दोस्तों 100 क्वेश्चन। आई होप कि देखिएगा बहुत सी जगह मेरी तरफ से मिस्टेक हो गई थी, लेकिन मैंने आपको बार बार रोक के अपनी तरफ से सॉरी मांग के, मतलब मैंने आपसे बता दिया कि इसका सही आंसर ये है, क्योंकि ये है कि सभी आंसर देखिएगा मेरे को लिखने पड़े हैं अलग से, क्योंकि गलत ना हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।